हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू पैडवॉक। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या चल रहा है आजकल? क्या बना रहे हैं? क्या क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं? हेलो मनमोहन, गुड आफ्टरनून। तो कंट्रोल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं या सिग्नल्स भी प्रैक्टिस कर रहे हैं? सिग्नल्स पूरी तरह छोड़ तो नहीं दिए हैं? बीच बीच में क्वेश्चंस देख लेते हैं, कभी कभी जेड ट्रांसफॉर्म, कभी फुरियर सीरीज, कभी फुरियर ट्रांसफॉर्म। ऐसे पांच पांच क्वेश्चंस कभी भी कर लिया कीजिए। चलिए, मनमोहन बोर्डे नाइक्वेस्ट कर रहे हैं आप, ठीक है। लेकिन मैंने कहा जैसे जैसे दिन होते जाएंगे तो हमें ये नहीं लगना चाहिए कि सिग्नल सब हम भूल रहे हैं। तो इसलिए कभी भी 5 क्वेश्चंस कर लिया, कहीं के 10 क्वेश्चन कर लिए किसी चैप्टर के, आधे घंटे 1 घंटे लगेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा टच में रहना है। मनमोहन कल डीएफटी पढ़ रहा था, ठीक है। तो हम एक दो क्लासेस भी हमारी सिग्नल्स की भी और होनी है, मतलब कि वैसे तो आईएन ब्रांच के लिए तो काफी क्लासेस होंगी, लेकिन क्योंकि आईएन के स्टूडेंट्स हमारे पास नहीं है तो इसलिए हमने रोक दिया था। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। लास्ट सेशन में हमने स्टेट स्पेस एनालिसिस में आपने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देख लिए। जैसे आपने देख लिया कि स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स क्या है, स्टेट इक्वेशन के सॉल्यूशंस हम कैसे करते हैं एंड सो ऑन। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस टाइप के। तो जैसे अभी हमने देख लिया था कि स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स हमारे पास जो वैल्यू थी, जैसे हमने अगर बात की सॉल्यूशन ऑफ स्टेट इक्वेशन की, तो स्टेट इक्वेशन का हमारे पास ये सॉल्यूशन आया नॉन होमोजीनियस स्टेट इक्वेशन के केस में। x ऑफ t इज इक्वल्स टू, हमने लिखा था फाई टी दैट इज ई टू द पावर ए टी इंटू एक्स ऑफ जीरो, एंड प्लस हमारे पास वैल्यू थी इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू टी ई टू द पावर ए इंटू टी माइनस टाउ, और यहाँ पर आपके पास वैल्यू थी इंटू बी इंटू यू ऑफ टाउ डी टाउ। ये हमने कहा था कि ये हमारे होमोजीनियस स्टेट इक्वेशन का सॉल्यूशन है अगर हमारा इनपुट वेक्टर प्रेजेंट ना हो, और अगर इनपुट भी है तो नॉन होमोजीनियस के लिए हमें ये ओवरऑल सॉल्यूशन लेना है। इसकी बात हमने ये भी कहा कि इस वैल्यू को हम ये भी लिख सकते हैं, इट इज इक्विवेलेंट टू लैप्लास इनवर्स ऑफ, इट इज, क्या लिखा था हमने, एस आई माइनस ए का इनवर्स इंटू बी इंटू यू ऑफ एस। ठीक है, ये भी लिखा था हमने, यही वैल्यू लिखी थी। एक बार कंफर्म कर लीजिएगा ये वैल्यू, क्योंकि मुझे फिर से निकालना पड़ेगा, तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा ये वैल्यू क्या लिखी थी हमने। तो इसको हमने नाम दिया था, ये हमारा जीरो इनपुट रिस्पॉन्स है और ये हमारा जीरो स्टेट रिस्पॉन्स है, जीरो स्टेट रिस्पॉन्स। यहाँ पर ई टू द पावर 80 इस मैट्रिक्स एक्सपोनेंशियल को हमने नाम दिया फाई ऑफ टी, जिसकी वैल्यू 1 प्लस 80 प्लस 80 होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन है। और ये हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, दैट इज लैप्लास इनवर्स ऑफ एस आई माइनस ए का इनवर्स। ठीक है, यहां तक हमने देख लिया था। चलिए, तो ये चीज यहां तक हमने देख ली थी। तो अब यहां से जैसे हमने बात की कि ये जो हम मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं एस आई माइनस ए, और ये से हमारे हमारे पास यहाँ से की वैल्यू कैसे मिली थी, अगर हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन था तो एक्स डॉट इज इक्वल्स टू ए एक्स, बस इतनी चीज लिखी हुई थी। ठीक है, तो वहीं से हमने एक इक्वेशन फॉर्म किया और वहां से उसके सॉल्यूशन से हमारे पास ये रिजल्ट आया था। ये हमारा कांस्टेंट था और ये हमारा सॉल्यूशन था e टू द पावर 80 के फॉर्म में। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स आता है एस आई माइनस ए, यहाँ से हमारे लिए और जो चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज अगर हम इसी मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करते हैं, एस आई माइनस ए मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू, और अगर हम इसको इक्वेट कर दें जीरो से, तो ये जो इक्वेशन हमारी होती है, ये इक्वेशन कहलाती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। और अगर ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है तो इसके जो रूट्स होंगे, इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे, रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये हमें क्या देंगे, क्लोज लूप पोल्स की वैल्यूज देंगे, क्लोज्ड लूप पोल्स की। क्योंकि ये आपको पता है कि जब आप ये वैल्यू फाइंड करते हैं एस आई माइनस ए, तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, आइजेन वैल्यूज मिलते हैं। यही जो आपके पास रिजल्ट मिला, जिसको आप क्लोज लूप पोल कहेंगे,
किसी भी मैट्रिक्स के लिए SI माइनस ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू जब आप फाइंड करते हैं तो आपको पता है यहाँ से क्या मिलती है चीजें आपको, आइजन वैल्यूज। देखिए इसके जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, स्टेट स्पेस एनालिसिस के कुछ कॉन्सेप्ट्स, अभी हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट जब मैथमेटिक्स शुरू होगा तो हम उसमें आइजन फंक्शन, आइजन वैल्यूज मतलब लीनियर अलजेब्रा का जो टॉपिक करेंगे, मैट्राइसेस, वहां पर मैं और ज्यादा आपको वहां पर डील करूंगा, जैसे मॉडल मैट्रिक्स क्या होते हैं, मैट्रिक्स का डायगोनलाइजेशन कैसे होता है, ठीक है, इनवर्स फाइंड करने के क्या क्या मेथड्स हैं, या डिटर्मिनेंट मतलब हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसकी रैंक हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो आप वहां देखेंगे कि जो भी हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर नॉन जीरो माइनर होगा वही किसी भी डिटर्मिनेंट के लिए रैंक की वैल्यू होती है। मतलब आपके पास मान लीजिए 5x5 मैट्रिक्स है, लेकिन उसमें आपने देखा कि 5x5 उस ओवरऑल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर जीरो आ गया, इसका मतलब रैंक की वैल्यू 5 से कम है। फिर आपने उसका 4x4 डिटर्मिनेंट लेकर चेक किया, अगर सारे 4x4 के डिटर्मिनेंट भी जीरो आ रहे हैं, इसका मतलब रैंक 4 से भी कम है। अगर हमारे पास इस तरह से, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि 3x3 एक हमारे पास ऐसा माइनर है उसका जिसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो नहीं है, तो इसका मतलब रैंक या तो 3 है या तो 3 से ज्यादा है। लेकिन क्यों आप 4 और 5 आप चेक कर चुके हैं कि वैल्यू जीरो थी, इसका मतलब रैंक कितनी है मैट्रिक्स की, 3। तो रैंक निकालना ये सब हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे जब हम लीनियर अलजेब्रा करेंगे, और वहीं पर हम देखेंगे कि इस इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं ये हमें आइजन वैल्यूज देते हैं किसी भी मैट्रिक्स ए के लिए। नॉर्मली जब आप मैथ्स में पढ़ते हैं तो ए माइनस लेमडा आई की डिटर्मिनेंट वैल्यू पढ़ते हैं, सेम ही चीज है, चाहे आप इस इक्वेशन के रूट देखें या उस इक्वेशन के रूट देखें, दोनों के रूट्स आपको सेम ही मिलेंगे। तो इसको आपने कहा कि आपको और क्या देगा, आइजन वैल्यूज देगा, ठीक है। और अगर हमारे पास इन आइजन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग, मान लीजिए कि हमने कहा कि आइजन वैल्यूज एक से ज्यादा आइजन वैल्यूज हो सकती है, मान लीजिए हमारे पास है ये वैल्यूज लैम्डा आई, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये लैम्डा आई आइजन वैल्यूज है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, ऐसे हमारे पास आइजन वैल्यूज, जितने भी ऑर्डर की इक्वेशन होगी उतने रूट्स मिलेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास ये क्यूबिक इक्वेशन होगी तो 3 रूट्स मिलेंगे एंड सो ऑन। तो अगर हमारे पास इसमें जितने भी आइजन वैल्यूज आपको मिली है उसके करस्पॉन्डिंग अगर कोई हमारा एक ऐसा नॉन जीरो वेक्टर एग्जिस्ट करता है जिसके लिए इफ फॉर एन आइजन वैल्यू लैम्डा आई, ठीक है, लैम्डा आई की वैल्यू लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 किसी के लिए भी, सभी सभी इंडिविजुअल आइजन वैल्यूज की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर हम देखेंगे कि अगर हमारे पास किसी आइजन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग देयर एग्जिस्ट a vector, a non-zero vector x, हम कहें xi, such that a minus lambda i into x, ठीक है, a minus lambda i into xi, ये हमारे पास अगर into xi, ये हमारे पास एक कोई वेक्टर अगर ऐसा है जो a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स आई करने पर ये रिजल्ट अगर आपको क्या मिले, जीरो मिले, तो आप कहते हैं कि एक्स आई हमारा क्या है, इस लेमडा आई के करस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर है। तो आप कहते हैं यहां से देन एक्स आई is said to be the eigenvector corresponding to the eigenvalue lambda i। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप मैट्रिक्स फॉर्म में अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहाँ पर देखिए लेमडा इंटू आई भी है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास मैट्रिक्स है ये बताने के लिए ए माइनस लेमडा आई इंटू एक्स आई अगर हमारे पास जीरो हो, तो ऐसा अगर कोई नॉन जीरो वेक्टर एक्स आई एग्जिस्ट करता है तो इस एक्स आई वेक्टर को हम कहेंगे कि इस लेमडा आई के करस्पॉन्डिंग यह क्या है, आइजन वेक्टर है, ठीक है। आइजन वेक्टर का कंट्रोल सिस्टम्स में इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन आगे हम जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं जहां आइजन वैल्यूज आती हैं, यहाँ पर भी आइजन वेक्टर का कॉन्सेप्ट कब आएगा, जब आप स्टेट स्पेस एनालिसिस कर रहे हैं किसी एलटीआई सिस्टम की, तो फिर उस एलटीआई सिस्टम के लिए हम देखते हैं कि कुछ हमारे पास मैट्रिक्स एक्सपोनेंशियल्स ऐसे होते हैं जो आइजन फंक्शन की तरह बिहेव करते हैं, तो वो आइजन वेक्टर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर मेनली आपको कंट्रोल सिस्टम में नहीं, लेकिन एक आध बार क्वेश्चन आए भी। तो आइजन वेक्टर फाइंड करने के लिए ये रिलेशन हमें याद रखना है, और इस रिलेशन से भी इजी क्या रहेगा, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लें तो हम क्या लिख सकते थे, ए इंटू एक्स आई माइनस लेमडा आई इंटू एक्स आई, मतलब हम इसको लेमडा आई इंटू एक्स आई कह सकते हैं, तो दैट इज इक्वल्स टू जीरो। या फिर इसी इक्वेशन को हम और क्या लिख सकते थे, ए इंटू एक्स आई इज इक्वल्स टू लेमडा आई इंटू एक्स आई। आप यहां से देखें तो रिलेशन सेटिस्फाई हो रही है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां हमने आई इसलिए लिख रखा है क्योंकि लेमडा एक कांस्टेंट है, तो हमें पता नहीं चलेगा कि हम मैट्रिक्स ले रहे हैं।
तो इसलिए यहाँ पर ये आपका एक डायगोनल मैट्रिक्स है। लेकिन जब xi हम ऑलरेडी हम कह रहे हैं कि वेक्टर है, तो इसके साथ अब i को लिखने की जरूरत नहीं है। ये इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा xi इंटू आई वो xi के ही बराबर होगा। इसलिए हमारे पास ये क्या आ गया, axi इक्वल्स टू लैम्डा xi। तो ये इक्वेशन आप याद रखेंगे तो इससे बहुत इजीली आप किसी भी आइजन वेक्टर वैल्यू के लिए आप आइजन वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट बस हमें याद रखना है कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है si माइनस ए, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू, इसको जीरो पुट करने से हमें क्या मिलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स हैं तो क्लोज लूप पोल्स, और इन्हीं को हम और क्या बोलते हैं, आइजन वैल्यूज कहते हैं सिस्टम के लिए। और उन आइजन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग अगर आइजन वेक्टर्स फाइंड करने के लिए पूछा गया तो फिर इस रिलेशन को यूज कीजिए कि एक वेक्टर मान लीजिए हमारे पास कोई वेक्टर है जिसमें x1 x2 x3 तीन वैल्यूज हैं, और मैट्रिक्स ए आपको पता होगा, तो दैट मैट्रिक्स इनटू xi, लैम्डा ए आपने निकाल लिया होगा, उसी के करस्पॉन्डिंग आप xi देख रहे होंगे। तो इस इक्वेशन से इनको इक्वेट करने से आपको पता चल जाएगा कि xi की वैल्यूज क्या क्या है। ठीक है, तो दो चीजें आप याद रखेंगे, आइजन वैल्यूज और आइजन वेक्टर्स के लिए। अब इसमें और जो मेनली क्वेश्चंस आते हैं वो दो टॉपिक्स हम देख लेते हैं, दैट इज ऑब्जर्वेबिलिटी एंड कंट्रोलेबिलिटी। दो आपके टॉपिक्स हैं जो आपको देखने हैं। ऑब्जर्वेबिलिटी का मतलब होता है कि अगर आप किसी सिस्टम के आउटपुट को देखकर अगर आप ये बता सकें कि उस सिस्टम की क्या क्या स्टेट्स हैं, तो इस प्रोसेस को, इसको हम कहते हैं कि ये सिस्टम फिर हमारा कैसा है, ऑब्जर्वेबल सिस्टम है। ठीक है, तो पहले हम इसी टॉपिक को कर लेते हैं, ऑब्जर्वेबिलिटी। आप इसमें लिख सकते हैं कि द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग the states of the system, the states of a system by observing its output concern observability। ठीक है, मतलब अगर हम सिस्टम के आउटपुट को देखकर स्टेट बता सकते हैं तो ऐसे सिस्टम हम कहेंगे ऑब्जर्वेबल है। आपके पास जो स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन लिखा होता है, जब उसमें जैसे ठीक है, चलिए यहाँ पर जैसे एक एग्जाम आपको एक डायग्राम बनाकर दिखा देता हूं मैं। मान लीजिए हमारे पास एक सिस्टम है, ये हमारे पास इनपुट वेक्टर है u, ये हमारे पास दो स्टेट्स हैं इस सिस्टम में, मान लीजिए कुछ भी वैल्यू ले लेते हैं हम। ठीक है, अगर हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम शो किया गया, ठीक है, इसमें हम, ये आउटपुट है हमारा, और यहाँ पर अगर हमने इस वेरिएबल को, स्टेट वेरिएबल को x1 मान लिया, यही हमारा आउटपुट वेरिएबल भी है y। यहाँ x1 से एक इंटीग्रेटेड ब्लॉक पहले जो चीज है उसको हम कहेंगे कि हमारे पास x1 डॉट है। ऐसे ही यहाँ पर जो वेरिएबल है अगर हम इसको x2 कहें तो इसके पहले हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास x2 डॉट है। तो अगर आप इस सिस्टम के लिए स्टेट इक्वेशंस लिखते तो क्या लिख सकते थे हम, x1 डॉट की वैल्यू, यहां से हम लिख सकते थे x1 डॉट इज इक्वल्स टू, देखिए x1 डॉट की वैल्यू किसके बराबर है, -2x1, और ये यहां से और क्या आ रहा है हमारे पास, ये u आकर मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं इट इज -2x1 एंड प्लस इनपुट वेक्टर u, और x2 डॉट की वैल्यू किसके बराबर है तो x2 डॉट की वैल्यू हमारे पास दिख रही है, x2 डॉट इज इक्वल्स टू -3x2 एंड प्लस u, -3x2 प्लस u। तो इनपुट वेक्टर का कंट्रोल हमारा दोनों स्टेट्स पर है, जो भी हमारे पास स्टेट्स हैं x1 डॉट x2 डॉट, दोनों पर ही इनपुट वेक्टर का कंट्रोल है, u दोनों में कनेक्टेड है। लेकिन अगर आप आउटपुट को देखेंगे तो y की वैल्यू किसके बराबर है, y की वैल्यू सिर्फ हमारे एक स्टेट x1 के बराबर, तो यहां से x2 के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती। तो ये जो सिस्टम है हमारा, क्योंकि दिख रहा है आपको कि x2 डिस्कनेक्टेड है, ठीक है, तो हम लिखेंगे कि एज x2 स्टेट इज नॉट कनेक्टेड, या आप लिखें नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू आउटपुट, to the output, hence by observing output x2 cannot be determined,
हेंस आप कहेंगे कि ये सिस्टम कैसा है आपका, सिस्टम इज नॉट ऑब्जर्वेबल, नॉट ऑब्जर्वेबल। ठीक है, तो इसको हम कैसे डिसाइड करेंगे कि सिस्टम हमारा ऑब्जर्वेबल है या नहीं। तो अगर हमारे पास ये डायग्राम बना हुआ और अगर हमें दिख रहा है कि एक स्टेट डिस्कनेक्टेड है आउटपुट से, मतलब आउटपुट को देखकर इस वाले स्टेट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते, तो ये सिस्टम हमारा क्या कहलाएगा एज अ होल। अगर जितने भी स्टेट्स हैं किसी भी एक स्टेट का अगर कनेक्शन आउटपुट में नहीं है, मतलब वो स्टेट कंट्रोलेबल नहीं, ऑब्जर्वेबल नहीं है, तो सिस्टम को हम कहेंगे इट इज नॉट ऑब्जर्वेबल। अब इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर हमारे पास ये बना हुआ नहीं है, अगर हमारे पास सिर्फ सिस्टम मैट्रिक्स ए और हमारे पास बी सी और डी ये चार मैट्रिक्स अगर दे दिए जाएं तो कैसे बताएंगे। तो देखिए हमारे पास जो स्टेट इक्वेशंस हैं वो क्या क्या इक्वेशंस हैं, क्योंकि हम यहाँ पर इनपुट का कंट्रोल नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ आउटपुट को देख रहे हैं कि आउटपुट में कौन कौन से स्टेट्स कनेक्टेड हैं, तो हम इसलिए यहाँ पर जो स्टेट इक्वेशन ले रहे हैं वो हम होमोजीनियस स्टेट इक्वेशन ले रहे हैं कि हमारे पास वैल्यू क्या है, x डॉट इज इक्वल्स टू ax, ये हमारे पास इनपुट एक इक्वेशन है स्टेट इक्वेशन, और आउटपुट y की वैल्यू किसके बराबर है, c इंटू एक्स के बराबर है। ठीक है, अगर आप यहां से कहें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x1 इज इक्वल्स टू ax ऑफ 0, x2 इज इक्वल्स टू ax ऑफ 1, x3 इज इक्वल्स टू ax ऑफ 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखेंगे, अगर हम इससे बात करें तो इससे हम कहेंगे y इज इक्वल्स टू, या आप कहें y ऑफ 0 इक्वल्स टू, तो y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू c इंटू एक्स ऑफ 0। ठीक है, y ऑफ 1 इक्वल्स टू c इंटू एक्स ऑफ 1। अब x ऑफ 1 की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, x ऑफ 1 को हम a इंटू एक्स ऑफ 0 लिख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर पुट कर दें x1 की जगह पर a इंटू एक्स ऑफ 0, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी c इंटू a इंटू एक्स ऑफ 0। ऐसे ही अगर हम y ऑफ 2 देखते तो क्या रिजल्ट आता, c इंटू एक्स ऑफ 2। x ऑफ 2 की वैल्यू a इंटू एक्स ऑफ 1 के बराबर है, तो हमने लिखा c इंटू ये a, ये c इंटू a तो हमने एज इट इज लिख दिया। अब हमारे पास ये जो हमारे पास ये x1 की जो वैल्यू, देखिए यहाँ से हम ऑलरेडी पुट कर चुके हैं y1 इज इक्वल्स टू c x1, x1 की जगह पर हमने a इंटू एक्स ऑफ 0 पुट की। अब ऐसे ही हमें x2 लेना है, तो x2 की वैल्यू क्या होगी, जैसे यहाँ से हम लिख रहे हैं x2, तो x2 इज a इंटू एक्स ऑफ 1, तो यहाँ से हमने लिखा c इंटू a इंटू एक्स ऑफ 1, और x ऑफ 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ पर c इंटू a इंटू एक्स ऑफ 1, और x ऑफ 1 की वैल्यू पुट करेंगे तो c इंटू a इंटू एक्स ऑफ 1 की हमारे पास वैल्यू थी a इंटू एक्स ऑफ 0, मतलब ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, c इंटू a स्क्वायर इंटू एक्स ऑफ 0 आ गई। क्या वैल्यू आई हमारे पास, c इंटू a स्क्वायर एक्स ऑफ 0 आई। ऐसे ही अगर आप y ऑफ 3 देखते तो y ऑफ 3 की वैल्यू क्या होती, c इंटू एक्स ऑफ 3, जिसको कि आप लिख सकते थे c इंटू एक्स ऑफ 3 की वैल्यू a इंटू एक्स ऑफ 2 के बराबर है, तो a इंटू एक्स ऑफ 2, और x ऑफ 2 की आपके पास ये वैल्यू अगर आप पुट कर दें c इंटू a इंटू एक्स ऑफ 2। ठीक है, तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, x ऑफ 3 की जगह पर आपने ये वैल्यू पुट कर दी है, तो हमारे पास ये वैल्यू c x ऑफ 2 दैट इज a इंटू एक्स ऑफ 1, और x ऑफ 1 की वैल्यू फिर आपने पुट की। ठीक है, तो इस तरह से आपको पुट करते जाना पड़ेगा, दैट इज c इंटू a इंटू एक्स ऑफ 2 की जगह पर हम लिख सकते हैं a इंटू एक्स ऑफ 1, और फाइनली हम x ऑफ 1 की जगह पर लिख सकते हैं c इंटू a इंटू एक्स ऑफ 1 की जगह पर हम a इंटू एक्स ऑफ 0 लिख सकते हैं। तो ये रिजल्ट कितना आ गया हमारे पास, c a क्यूब इंटू एक्स ऑफ 0 आ गया। ये समझ रहे हैं, इस रिलेशन से ये जो हमारे पास x1 x2 x3 है, इनकी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x1 में पुट किया, x1 की वैल्यू a इंटू एक्स ऑफ 0 के बराबर थी, x2 की वैल्यू a इंटू x1 है, और फिर से x1 की वैल्यू a इंटू एक्स ऑफ 0 है, तो ओवरऑल c इंटू a स्क्वायर एक्स ऑफ 0 आ गया। c इंटू एक्स ऑफ 3 चाहिए, एक्स ऑफ 3 a इंटू एक्स ऑफ 2 के बराबर है, फिर से ये x ऑफ 2 अपने आप में a इंटू एक्स ऑफ 1 के बराबर है, और x1 अपने आप में a इंटू एक्स ऑफ 0 के बराबर है, तो वैल्यू पुट करते गए तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। तो अब हमें सिमेट्री दिख गई कि अगर y1 लेते हैं तो c तो सब में एक ही पावर है c का, y1 लिया तो a का पावर 1 है, y2 लिया तो a का पावर 2 हो गया, x ऑफ 0 सभी में और c मल्टीप्लाइड है सभी में, y3 लिया तो a का भी पावर 3 हो गया, c और x ऑफ 0 तो सब में मल्टीप्लाइड है। तो इस तरह से देखते हुए हम कह सकते हैं कि अगर हम y ऑफ n-1 देखेंगे, y के सब्सक्रिप्ट में अगर आपने n-1 लिया तो यहाँ पर a का पावर भी आपको कितना मिलेगा, n-1, मतलब ये c इंटू a इंटू n-1 इंटू एक्स ऑफ 0। ठीक है, तो अब अगर हम इस इक्वेशन को लिखें कि ये हमारे पास आउटपुट की वैल्यूज हैं, और ये हमारे पास आउटपुट की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है
ए मैट्रिक्स है, ठीक है, तो सी इंटू ए टू द पावर एन माइनस वन इंटू एक्स ऑफ जीरो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि देखिए इस रिलेशन को, y का जो रिलेशन था, अगर हम चाहें तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, y of 0, y of 1, y of 2 and so on up to y of n minus 1 is equals to c into a, ca square and so on up to ca to the power n minus 1 into x of 0. x of 0 सभी में मल्टीप्लाइड है, तो हम पढ़ेंगे y of 0 is c into x of 0, y of 1 ca into x of 0, y of 2 ca square into x of 0 and so on. तो अब इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते थे, इसी रिलेशन को अगर हम चाहते तो हम ऐसे भी लिख सकते थे, दैट इज ये y की जो भी वैल्यू है हमारे पास, y of 0 से लेकर हमारे पास ये y of 1, y of 2 एंड सो ऑन अप टू y of n minus 1 इनटू ये जो हमारे पास वैल्यू है, अगर हम इस मैट्रिक्स को अगर हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हम इसका क्या लेना पड़ेगा, हमें इनवर्स लेना पड़ेगा। तो इसके साथ हम क्या लिख सकते हैं, इनटू सी ए सी, दैट इज सी इंटू ए, सी ए स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू सी ए टू द पावर n माइनस 1, इसका इनवर्स इज इक्वल्स टू x ऑफ 0। ठीक है, तो अब यहां से हमारे पास क्या रिजल्ट है कि अगर हम चाहते हैं कि जितने भी स्टेट्स हैं हमारे पास सभी हमारे अगर आउटपुट से कनेक्टेड हो, ठीक है, तो उस केस में क्या होना चाहिए, या फिर आप कहें कि फॉर यूनिक डिटर्मिनेशन ऑफ दिस x ऑफ 0, हमारे पास इसके लिए और इसके लिए जो वैल्यूज होनी चाहिए, मतलब जैसे ये रो वेक्टर है और ये हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास इसमें ये हमारा कॉलम वेक्टर है, और ये जब हम इसका इनवर्स लेंगे तो ये हमारे पास कैसा होना चाहिए, दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं, अगर आप कभी भी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ कॉलम है वो दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज की वैल्यू होना चाहिए, ठीक है, तभी मल्टीप्लाई कर पाते हैं हम। तो इसके मल्टीप्लीकेशन के लिए या फिर हम कहें कि x ऑफ 0 के यूनिक डिटर्मिनेशन के लिए ये जरूरी है कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल हो, ये जरूरी है कि इस मैट्रिक्स का हमारे पास इनवर्स पॉसिबल हो, तभी हम x ऑफ 0 यूनिकली डिफाइन कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम एक लाइन लिख देते हैं, दैट इज फॉर unique determination of x of 0, it is must that this matrix हम इसकी बात कर रहे हैं, this matrix has inverse, और इसका इनवर्स तब पॉसिबल होगा जब इस मैट्रिक्स की जो रैंक की वैल्यू होगी वो n होगी, क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसमें टोटल कितने रोज हैं, इसमें हमारे पास टोटल 1 2 3 अप टू n रोज है, ठीक है, तो जब इसमें जो रोज है उसमें कॉलम हमारे पास जब ये सेम होंगे, ठीक है, तो ये जो हमारा मैट्रिक्स है, अगर हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है अगर इस मैट्रिक्स की भी रैंक n हो जाए तो उस केस में हम कहेंगे कि इसका इनवर्स पॉसिबल है और हम इन दोनों के प्रोडक्ट से x ऑफ 0 फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमने लिखा कि फॉर यूनिक डिटर्मिनेशन ऑफ x ऑफ 0, it is must that this matrix has inverse and it is possible, या लिखें कि and the rank of matrix is n। इस मैट्रिक्स की जो रैंक होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, n होनी चाहिए, या फिर आप इसी चीज को आप डिफाइन करते हैं किस फॉर्म में, कंट्रोलेबिलिटी ऑब्जर्वेबिलिटी टेस्ट मैट्रिक्स के फॉर्म में। अगर ये जो हमारे पास रिजल्ट है, अगर हम इस मैट्रिक्स को लिखना चाहें, इसका जो इनवर्स है ये हमारे पास, हम यहां से डिफाइन करते हैं, डिफाइनिंग ऑब्जर्वेबिलिटी टेस्ट मैट्रिक्स। मान लीजिए इसको हमने u नाम दिया, u v कुछ भी नाम दे सकते हैं, किसी बुक में कुछ भी नाम हो सकता है। तो हम यहाँ पर ऑब्जर्वेबिलिटी टेस्ट मैट्रिक्स डिफाइन करें। देखिए हमारे पास जो यहाँ वैल्यूज थी वो हमारे पास सी है, सी ए है, सी ए स्क्वायर, सी ए टू द पावर n माइनस 1 तक है। अगर हम इन सभी को, जैसे आपको ये रिजल्ट पता होगा कि कभी भी अगर हमारे पास होता है a इंटू बी का होल ट्रांसपोज, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। इसको हम ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज नहीं होती, वैल्यू क्या होती है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होती है, ठीक है। तो यहाँ से
अगर आप देखेंगे तो हम ऑब्जर्वेबिलिटी टेस्ट मैट्रिक्स जो डिफाइन करते हैं वो इसी मैट्रिक्स का, एक ये ब्लैंक पेज आ गया, इसको हटा देता है। तो हमने अगर यहां से ऑब्जर्वेबिलिटी टेस्ट मैट्रिक्स डिफाइन किया तो हमारे पास वो वैल्यू है सी टी ए ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होल स्क्वायर सी ट्रांसपोज and so on up to A transpose to the power n minus 1 C transpose। ये जो हमारे पास वैल्यू है, हमारे पास C A C, ये C इंटू ए सी ए स्क्वायर एंड सो ऑन, ये हमारे पास इसका इनवर्स लेना हमें। तो हमने कहा कि इसका इनवर्स तब पॉसिबल होगा, या आप यहाँ पर या इसको ऐसे लिख लें, इसका इनवर्स तब पॉसिबल होगा अगर हम एक मैट्रिक्स डिफाइन करें सी टी ए टी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज टी सी ट्रांसपोज, जो भी वैल्यूज थी बस उसमें पूरे का अगर ट्रांसपोज ले लिया हमने सभी टर्म्स का। तो जहां ए इंटू बी का ट्रांसपोज था वहां पर हमने बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का रिजल्ट यूज किया और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये रिजल्ट आया। तो अगर इस मैट्रिक्स की रैंक n हो जाए तो हम कहेंगे कि जो हमारा प्रीवियस मैट्रिक्स था उसका इनवर्स पॉसिबल है। तो यहां पर आप डिफाइन करते हैं कि इफ रैंक ऑफ u is equals to n, then इनवर्स ऑफ, इसको हम कुछ भी मैट्रिक्स मान लेते हैं, मान लीजिए इसको हमने u डैश नाम दे दिया, ठीक है। देन इनवर्स ऑफ u डैश विल बी पॉसिबल एंड आप कहें कि x ऑफ 0 कैन बी डिफाइंड, कैन बी डिटरमाइंड uniquely and system will be, and the system will be observable। ठीक है, तो अगर हमारे पास क्या आ गया, अगर इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो जाए, n हो जाए, और अगर हम देखें अगर हमारे पास ये n क्रॉस n मैट्रिक्स है, अगर ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो अगर ये n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसकी रैंक n कब होगी, जब इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो, 0 नहीं हो। जैसे मैंने आपसे बताया कि अगर कोई 5 क्रॉस 5 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, अगर उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं है तो उसकी रैंक 5 है, और अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 है मतलब रैंक 5 से कम है। तो अगर हमारे पास ये कोई n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम कैसे देख सकते हैं कि इसकी रैंक n है या नहीं। अगर हम इसकी डायरेक्टली डिटर्मिनेंट वैल्यू देखें और अगर वो 0 नहीं आई तो हम कह सकते हैं कि हमारे इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो n है, और इसका मतलब हमारा जो सिस्टम होगा वो क्या होगा, ऑब्जर्वेबल होगा। तो एक और चीज है, जैसे आप जब कहते हैं कि इसके लिए रैंक की बात आपने की, तो यहाँ पर ठीक है, इसको पहले हम लिख देते हैं, डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं हो तो क्या बोलते हैं उस मैट्रिक्स को, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास कंडीशन आ गई, देयरफॉर इफ determinant value of u is not 0, that is if u is non-singular matrix, is a non-singular matrix, then the system will be observable। ठीक है, इफ डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ u इज नॉट 0, इसका मतलब है कि u आपका एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर नॉन सिंगुलर है और अगर ये n क्रॉस n मैट्रिक्स था, नॉन सिंगुलर आ गया, इसका मतलब जो इसकी रैंक है वो n के बराबर है, और अगर रैंक n के बराबर आ गया तो सिस्टम कैसा होगा, ऑब्जर्वेबल होगा। तो आपको देखिए सिंपली कैसे ये फाइंड करना है, ये क्या टर्म्स है, ये जो आप लिख रहे हैं सी या ए, सी और ए से ही मिलकर के बस ये मैट्रिक्स बना हुआ है, सी ट्रांसपोज जो भी आपका, तो ये सी और ए क्या है, जो आपके पास स्टेट इक्वेशंस होते हैं, x डॉट इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी यू और y इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी यू। तो अगर आपके पास वो डायरेक्टली स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन गिवन है तो वहां से ए बी सी आप ये मैट्रिक्स डिफाइन कर लीजिए, और ए और सी की आपको बस जरूरत है, वहां से ये चीजें फाइंड करते चलिए। अब ये हम पावर कहां तक लेंगे, जहां पर ये जो हम n लिख रहे हैं, दिस n इज नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल्स, या फिर आप कहें कि जो हमारे ए मैट्रिक्स होता है उसका रैंक होता है n क्रॉस n, जो ए मैट्रिक्स है उसका रैंक क्या होता है, n क्रॉस n होता है। तो यहीं से आप n डिफाइन करेंगे, जो आपका सिस्टम मैट्रिक्स होगा ए,
जहां पर स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन में x डॉट इक्वल्स टू ए एक्स से आपने a देख लिया, n क्रॉस n है तो n की वैल्यू कितनी। अब अगर n की वैल्यू 3 है तो हमें ये कहां तक लेना है, ट्रांसपोज का पावर 3 माइनस 1 तक, n माइनस 1 तक हमें लेना है। मतलब 3 अगर आपकी रैंक है, n की वैल्यू है, तो 3 माइनस 1 मतलब a ट्रांसपोज के पावर स्क्वायर तक ही आपको जाना है। तो मोस्टली आपके पास जो आता है वो या तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के लिए या एट द मैक्स 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स ए के लिए ही आपके पास ऑब्जर्वेबिलिटी पूछी जाएगी। तो जब भी ऑब्जर्वेबिलिटी पूछी जाएगी तो आपको सिंपली ये मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, स्टेट इक्वेशन से ए और सी फाइंड कर लेंगे, फिर जो सी है उसका भी ट्रांसपोज लेंगे और ए का भी ट्रांसपोज लेंगे। तो पहले सबसे पहली जो कॉलम आएगी वो सी ट्रांसपोज हमारी पहली कॉलम होगी, ठीक है। दूसरी कॉलम क्या होगी, ए ट्रांसपोज और सी ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फिर से एक कॉलम वेक्टर मिलेगा, तो वो हमारा दूसरा कॉलम होगा। ऐसे ही ए टी स्क्वायर सी टी के मल्टीप्लीकेशन से एक कॉलम मिलेगा, वो तीसरा कॉलम होगा, एंड सो ऑन। तो ऐसे करके आप ये मैट्रिक्स फाइंड कर लीजिए और बस इस मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू देख लीजिए कि हमारे पास मैट्रिक्स सिंगुलर है या नहीं है। अगर सिंगुलर नहीं है तो हमारा सिस्टम कैसा होगा, ऑब्जर्वेबल। और अगर डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आ गई तो सिस्टम कैसा होगा, नॉट ऑब्जर्वेबल होगा। यहां तक समझ रहे हैं? क्या ये मैट्रिक्स फाइंड कर लेंगे, क्या ये मैट्रिक्स फाइंड करके चेक कर लेंगे कि सिस्टम ऑब्जर्वेबल है या नहीं? ठीक है, गुड। तो ये हमने बात की कि अगर हमारे पास आउटपुट में एक स्टेट कनेक्टेड नहीं है, जैसे आपके पास अगर कभी ऐसा आ गया कि y इक्वल्स टू 0 1 x1 x2, मतलब y की वैल्यू सिर्फ x2 ही हमें y की वैल्यू से मिल रहा है, तो उस केस में फिर से आप वहां से भी देखकर कह सकते हैं कि सिस्टम कैसा होगा हमारा, ये ऑब्जर्वेबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास है ऑब्जर्वेबिलिटी का मतलब, अगर हम आउटपुट को देखकर सारे स्टेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं तो उस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, वो हमारा एक ऑब्जर्वेबल सिस्टम है। डिफाइन कैसे करेंगे, तो हमें बस ये मैट्रिक्स फाइंड करना है जिसको हमने ऑब्जर्वेबिलिटी टेस्ट मैट्रिक्स कहा। ध्यान रखना है कि ट्रांसपोज लेना, ये नहीं कि आपने सी ए सी ऐसा कर दिया तो रॉन्ग आ जाएगा, वो आएगा ही नहीं आपका। ठीक है, तो सी टी ए टी स्क्वायर सी टी एंड सो ऑन अप टू ए ट्रांसपोज टू द पावर n माइनस 1, जहां पर n कहां से डिसाइड करेंगे, जो मैट्रिक्स होगा वो n क्रॉस ए मैट्रिक्स n क्रॉस n होगा, वहां से डिसाइड करेंगे। चलिए, इसी में जो नेक्स्ट और आपके पास चीजें आती हैं दैट इज कंट्रोलेबिलिटी। तो नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोलेबिलिटी। अब कंट्रोलेबिलिटी का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास जो सिस्टम है उसके लिए अगर ये पॉसिबल है कि उसमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर जो भी ट्रांसफर हो रहा है किसी फाइनाइट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में, तो वो ट्रांसफर पर हमारे इनपुट का पूरा कंट्रोल हो। मतलब जितने भी स्टेट्स हैं, अगर सभी स्टेट्स हमारे इनपुट के कंट्रोल में हैं तो हम कहेंगे कि हमारा सिस्टम कैसा है, कंट्रोलेबल। ऐसा कोई स्टेट नहीं होना चाहिए जो कि इनपुट से हमारा डिस्कनेक्टेड होना चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ पर एक सिस्टम बनाए, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये ऐसा शो किया गया, या इसको और थोड़ा सा मैं ऐसे शो कर देता हूँ एक दूसरा सिस्टम। देखिए, ये जो हमने सिस्टम लिया, यहाँ पर फिर से अगर आप देखें, मान लीजिए हमने कहा ये हमारे पास स्टेट है x1, यहाँ x1 डॉट है, ये दूसरा हमारे पास स्टेट वेरिएबल है x2, यहाँ पर हमारे पास x2 डॉट है। अगर आप यहाँ पर इक्वेशंस लिखते तो हमारे पास x1 डॉट की इक्वेशन क्या आती, x1 डॉट इज इक्वल्स टू -3x1 एंड प्लस u और प्लस x2 प्लस x2 प्लस u। ये दिख रहा है हमें x1 डॉट की वैल्यू के लिए क्या क्या चीजें आकर के मिल रही हैं। तो यहाँ से हमारे पास -3x1 आया है और उसके बाद ये यहाँ से u आया और ये x2 था, तो यहाँ पर हमारे पास x2 प्लस u है, वो पूरा ऐड कर रहे हैं।
तो x1 डॉट की वैल्यू हम लिखेंगे -3x1 + x2 + u है, ठीक है। और अगर हम x2 डॉट की वैल्यू देखेंगे तो क्या वैल्यू है, x2 डॉट की वैल्यू सिर्फ हमारी -2x2 के ही बराबर है, ठीक है। तो अगर आप इसका स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन लेते, मतलब मैट्रिक्स फॉर्म में अगर इसको लिखते, तो x1 डॉट की वैल्यू क्या होती, -3 1 इंटू x1 x2, ठीक है। लेकिन यहाँ पर x2 डॉट की वैल्यू में क्या आता, -2 0 इंटू x1 x2, मतलब इस वाले के लिए अगर हम देखें तो इसमें इनपुट का कंट्रोल नहीं है इस सेकंड के लिए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये सिस्टम हमारा कैसा होगा, इट विल नॉट बी कंप्लीटली कंट्रोलेबल, ठीक है। यहाँ पर आप अगर देखें तो ये y की वैल्यू x1 के ही बराबर है। तो यहाँ पर हमारे पास हम लिख सकते हैं, इसमें डेफिनेशन लिख देता हूँ थोड़ा सा मैं, कि ये आप लिखें कंट्रोलेबिलिटी is in relation to transfer of the system from one state to other under appropriate input control over finite duration of time। क्या लिखा हमने कि अगर हमारे पास हम कंट्रोलेबिलिटी को देखते तो कंट्रोलेबिलिटी क्या बताती है, ये बताती है कि हमारे सिस्टम में ये पॉसिबल है या नहीं कि हमारा सिस्टम अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर हो रहा है तो उसमें जो ट्रांसफर हो रहा है उसमें ट्रांसफर पर इनपुट का पूरा कंट्रोल है या नहीं, ठीक है। और वो ट्रांसफर हमारा एक फाइनाइट टाइम ड्यूरेशन में हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते थे कि जैसे हमने एक स्टेट ट्रैजेक्टरी की बात की थी, अगर आपको याद हो, तो मान लीजिए हमने कहा कि हमारा सिस्टम एक इनिशियल स्टेट से, मान लीजिए हमने कहा कि हमारे पास एक इनिशियल स्टेट है x ऑफ t0 और यहाँ से ये ट्रांसफर हो रहा है फाइनल स्टेट x ऑफ tf पर, ठीक है। तो हम इस सिस्टम को कंट्रोलेबल कहेंगे अगर x ऑफ t0 से लेकर x ऑफ tf तक हमारे पास जो ट्रांसफर हुआ स्टेट का, अगर उस ट्रांसफर में हमारे पास इनपुट का कंट्रोल था सभी स्टेट्स पर, ठीक है। तो यहां पर आप इसको लिख सकते हैं एक लाइन और कि a system is said to be controllable if it is possible to have input control to transfer from initial state at t0 to, ये t0 है और ये 2 है, to a final state at tf। तो यहां लिख दिया हमने अंडर इनपुट कंट्रोल। अगर ये इनपुट कंट्रोल के अंदर पॉसिबल है कि हम एक t0 इनिशियल टाइम पर जो स्टेट था उससे हम ट्रांसफर करें फाइनल स्टेट कहां पर, tf टाइम पर, तो अगर इस पर इनपुट का कंट्रोल है तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, कंट्रोलेबल कहते हैं। अब फिर से हमें देखना होगा कि हम कैसे डिफाइन करें कि हमारा सिस्टम कंट्रोलेबल है या नहीं। तो अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा कोई ये स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन गिवन है कि x1 डॉट x2 डॉट, अगर इसकी वैल्यू हमारे पास ऐसी गिवन है, दैट इज ये जो भी वैल्यू है 1 2 2 या 3 1 ऐसे कुछ भी वैल्यू है इनटू x1 x2, ठीक है। और प्लस अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 0 1 इंटू यू, तो इसका क्या मतलब हुआ, x1 डॉट जब आप लिखेंगे तो हमारे पास 1x1 + 2x2 आएगा, मतलब दोनों स्टेट्स तो यहाँ पर हमें x1 डॉट के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन उसमें हमारे इनपुट की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, u इंटू 0 इज 0। तो जैसे हमारे पास ये जो C मैट्रिक्स है, अगर आप यहाँ पर देखते हैं कि ये वैल्यू अगर आपके पास ax + bu में ये जो मैट्रिक्स अगर आपके पास 0 है, इसमें कोई एलिमेंट, तो हमारे पास वो सिस्टम कैसा आएगा, अनकंट्रोलेबल आएगा, ठीक है। तो इसको हम डिसाइड कैसे करेंगे, ये भी फिर से हम यहाँ पर एक मैट्रिक्स देख लेते हैं। तो हमारे पास अब क्योंकि हम इनपुट के कंट्रोल की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर अब नॉन होमोजीनियस स्टेट इक्वेशन को लेकर चलेंगे। नॉन होमोजीनियस स्टेट इक्वेशन क्या है हमारे पास, x डॉट इज इक्वल्स टू
ए एक्स प्लस बी यू, और y की वैल्यू हमारे पास सी एक्स, y इज इक्वल्स टू सी एक्स। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लिखेंगे हमारे पास, अगर हम देखें x1, तो x1 की वैल्यू क्या आएगी, ए एक्स जीरो प्लस बी यू ऑफ जीरो। ठीक है, ए x1 इज इक्वल्स टू ए एक्स जीरो प्लस बी यू ऑफ जीरो। ऐसे ही जब आप ये x2 x3 x4 फाइंड करते जाएंगे इस रिलेशन से, तो आपके पास कैसी वैल्यूज आएंगी। अगर हम लिखे x2, तो x2 की वैल्यू क्या होती, a इंटू एक्स वन एन प्लस बी इंटू यू टू, a इंटू एक्स वन प्लस बी इंटू यू वन। ठीक है, यहाँ 2 लिया तो यहाँ x में और u में भी हमने क्या लिया, एक कम वैल्यू a एक्स वन प्लस बी यू वन से हमें क्या मिलेगा, ये x2 की वैल्यू मिलेगी। अब अगर x1 हमारे पास ये वैल्यू है, पूरे में अगर a मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट हो जाएगा, इसकी सभी वैल्यू में a मल्टीप्लाई करना है तो क्या रिजल्ट हो जाएगा, a स्क्वायर एक्स ऑफ जीरो प्लस ए बी इंटू यू ऑफ जीरो एंड प्लस ये हमने लिख दिया, इसकी दोनों वैल्यूज में a मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये टर्म हमें और लिखना है बी यू ऑफ वन, तो ये हमारे पास है बी यू ऑफ वन। ठीक है, ऐसे ही ये हमारे पास x2 की वैल्यू आई। अगर हम x3 की वैल्यू फाइंड करते हैं तो क्या होता है, ए एक्स टू प्लस बी यू टू प्लस बी यू टू। तो ये हमारे पास x2 है, ये जो चीज आ गई है x2 है, पूरे x2 को क्या करना है, a से मल्टीप्लाई करना है। तो इसके सभी टर्म्स को पहले a से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसके बाद ये टर्म लिख दीजिए बी यू ऑफ टू। तो अगर हम इसमें सभी में a मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a क्यूब एक्स ऑफ जीरो आ गया, ये a स्क्वायर एक्स इंटू बी इंटू यू ऑफ जीरो आ गया, ये हमारे पास ए बी इंटू यू ऑफ वन आ गया। ठीक है, और इसके बाद हमें एक और टर्म क्या लिखना है, ये जो टर्म था बी यू ऑफ टू, तो यहाँ पर हमने और लिख दिया बी यू ऑफ टू। तो इस तरह से मैट्रिक्स आप ये देख रहे हैं कि अगर यहाँ x में 3 लिया तो a का पावर 3 से स्टार्ट हुआ, पहली बार सिर्फ x ऑफ जीरो है। उसके बाद यहाँ पर b का पावर 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा सभी में, और a का पावर रिड्यूस करते जाएंगे, 3 से 2 हो गया, और u की वैल्यू 0 से शुरू होगी, 0 1 2 अप टू कहाँ तक जाएगी। अगर हम जैसे देखिए ये x2 ले रहे हैं तो यहाँ पर u 1 तक है, लास्ट में x3 ले रहे हैं तो लास्ट में b इंटू यू कहाँ तक है, 2 तक है। तो इस तरह से अगर आप इसमें लिखना चाहेंगे x ऑफ n की वैल्यू, तो xn की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, यहाँ अगर n लिया है ब्रैकेट में तो a का पावर भी n आएगा, a का पावर n इंटू एक्स ऑफ जीरो। फिर इसके बाद a का पावर कम करते चलिए, तो a का पावर n माइनस वन, और क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, b का टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इंटू b इंटू क्या लिखना है हमें, इसके साथ u ऑफ जीरो, a टू द पावर यहाँ पर एक कम हो गया, फिर एक b का टर्म, और u जीरो से स्टार्ट हुआ। अब क्या करना है, a का पावर रिड्यूस करना है, b एज इट इज रहेगा, और u के ब्रैकेट का टर्म एक एक इंक्रीज करते जाना है। तो क्या वैल्यू होगी, a टू द पावर n माइनस टू b इंटू यू ऑफ वन। ऐसे करके हमारे पास ये जो लास्ट टर्म आएगा, लास्ट टर्म में देखिए क्या है, a का पावर रिड्यूस होते होते क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, सभी टर्म्स में a का पावर रिड्यूस होते होते a टू द पावर जीरो तक हमें जाना है। ठीक है, b तो b ही रहेगा, और लास्ट का जो टर्म आएगा u में, वो हमने क्या बात की, यहाँ जो x के ब्रैकेट में ले रहे हैं उससे एक कम टर्म आएगा u के ब्रैकेट में, तो इसलिए हमारे पास यहाँ जो लास्ट टर्म होगा ये वैल्यू होगी हमारे पास b इंटू यू ऑफ, यहाँ पर क्या वैल्यू होगी, अगर ये n लिया है तो हमारे पास यहाँ पर n माइनस वन आएगा। ये समझ रहे हैं। इस इक्वेशन को मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। यहाँ पर अगर हम अब इसी इक्वेशन में देखिए, ये हमारे पास है xn इक्वल्स टू ये पूरी चीज, अगर हम सिर्फ इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले लें, ठीक है, और उसको हम फिर से लिख देते हैं, तो xn माइनस ए टू द पावर n इंटू एक्स ऑफ जीरो की आपको क्या वैल्यू दिख रही, तो हमें दिख रहा है a टू द पावर n माइनस वन इंटू बी इंटू यू ऑफ जीरो, ए का पावर और एक कम किया, u में एक एक बढ़ाते जा रहे हैं, फाइनली हमारे पास क्या है, b इंटू यू ऑफ n माइनस वन। अगर कोई पूछता है कि इससे एक पहले का टर्म क्या होगा, तो लिख देते हैं, एक पहले का टर्म लिख देते हैं b, यहाँ n माइनस टू होगा और यहाँ पर a का एक पावर बचा हुआ रहेगा, फिर जो लास्ट टर्म आएगा उसमें a का एक पावर और कम होकर b इंटू यू इंटू n माइनस वन मिलेगा। ये समझ रहे हैं। ठीक है, सिमेट्री से हमने देख लिया। तो अब हम x ऑफ n माइनस ए टू द पावर n एक्स ऑफ जीरो की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, यहां से अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं दैट इज x ऑफ n माइनस ए टू द पावर n एक्स ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू, यहाँ a का पावर n था, नेक्स्ट पावर एक कम था, ठीक है, उसके बाद एक b का टर्म था और u ऑफ जीरो से स्टार्ट हुआ था, फिर इसके बाद पावर यहाँ कम होता गया था, a का पावर n माइनस टू, b एज इट इज था, u में वैल्यू बढ़ती गई थी, एंड सो ऑन। हमने कहा हमारे पास जो लास्ट टू टर्म्स होंगे वो a का पावर रिड्यूस होकर वन रह गया होगा, b के साथ
यहाँ u ऑफ n माइनस 2 होगा और फिर हमारे पास b इंटू यू ऑफ n माइनस 1 होगा। एक का पावर एक और कम होकर 0 हो गया होगा। तो अगर हम इसी चीज को लिखना चाहें तो फिर से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज x ऑफ n माइनस a टू द पावर n x ऑफ 0 इज इक्वल्स टू, अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहां से वैल्यू लिखना शुरू करते हैं। तो पहला टर्म क्या हमारे पास b है, एडिशन में है, चाहे इधर से लिखें चाहे इधर से लिखें एक ही चीज है। तो b है, b हमारा किसके साथ मल्टीप्लाइड है, b हमारा मल्टीप्लाइड है किसके साथ, u ऑफ n माइनस 1 के साथ। ठीक है, तो हमने लिखा ये वैल्यू इज इक्वल्स टू b इंटू यू ऑफ n माइनस 1। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू है वो किसके साथ मल्टीप्लाइड है, नेक्स्ट हमारे पास है b के बाद a इंटू बी, और ये ए बी वैल्यू किसके साथ मल्टीप्लाइड है, u ऑफ n माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाइड है। इस तरह से हमारे पास ये a स्क्वायर इंटू बी होगा, इसके पहले वो वैल्यू किसके साथ मल्टीप्लाइड रही होगी, u ऑफ n माइनस 3 के साथ। इस तरह से ये वैल्यू हमारे पास डिक्रीज होकर फाइनली u ऑफ 1 और u ऑफ 0 तक जा रही है। ठीक है, और जो a का पावर है वो इंक्रीज होते हुए कहां तक जा रहा है, n माइनस 1 तक। तो इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू a टू द पावर n माइनस 1 इंटू बी तक जा रही है, और ये मल्टीप्लाइड किससे हो रही है, फाइनल जो हमारे पास ये वैल्यू है, फाइनली ये वैल्यू हमारे पास u ऑफ 0 से मल्टीप्लाई होगी। जो a टू द पावर n माइनस 1 इंटू बी का कोफिशिएंट है वो कितना है, u ऑफ 0 है। तो फिर से अगर हम चाहते हैं कि हमारे इनपुट का कंट्रोल सभी स्टेट्स पर हो, तो उसके लिए जरूरी है कि अगर इस मैट्रिक्स में आप अगर देखें तो टोटल u ऑफ n माइनस 1 से लेकर 0, मतलब ये हमारे पास टोटल इसमें n रोज हैं। इसमें कितने हैं, n रोज हैं। तो अगर इस मैट्रिक्स में n रोज हैं तो हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट हम फाइंड कर सकें, इसके लिए जरूरी है कि ये जो मैट्रिक्स है इसकी रैंक किसके बराबर हो, n के बराबर हो। तो यहां पर आप फिर से लिखते हैं, देयरफॉर आप लिखते हैं फॉर, यहां पर फिर से आप डिफाइन करते हैं, पहले तो डिफाइनिंग कंट्रोलेबिलिटी टेस्ट मैट्रिक्स, कंट्रोलेबिलिटी टेस्ट मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को ही आपने कंट्रोलेबिलिटी टेस्ट मैट्रिक्स के नाम से डिफाइन कर दिया। मान लीजिए हमने बी नाम दे दिया, दैट इज बी ए बी ए स्क्वायर बी अप टू, हमारे पास कहां तक है ये पावर, फिर से ए टू द पावर n माइनस 1 इंटू बी तक। तो हमें ये मैट्रिक्स फॉर्म करना है। ठीक है, और फिर से हमने कहा कि ये पावर n माइनस 1 तक जाना है, मतलब कब तक जाना है, तो ए आपका n क्रॉस n मैट्रिक्स है। एट द मोस्ट वो n 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स होगा, मतलब n की वैल्यू 3 से बड़ी रेयर है कि आपको दी जाए, और दी भी जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोसीजर तो सेम ही रहेगा। तो 3 माइनस 1 मतलब ए स्क्वायर इंटू बी तक ही आपको मेनली जाना पड़ेगा इस मैट्रिक्स को बनाने के लिए। बी पता है आपको, एक कॉलम वेक्टर होगा, ए इंटू बी भी आपके पास एक कॉलम आएगा, फिर ऐसे ही ए टू द पावर 2 इंटू बी भी आपके पास एक कॉलम आएगा। तो वो 3 कॉलम्स आपने लिखा और आपके पास ये मैट्रिक्स बन गया, कंट्रोलेबिलिटी टेस्ट मैट्रिक्स बी। फिर हमने क्या कहा कि इस सिस्टम के कंट्रोलेबल होने के लिए, मतलब अगर हम चाहते हैं कि सभी स्टेट्स पर इनपुट का कंट्रोल हो, मतलब इसमें जितने भी चीजें हैं सभी इनमें से भी सबके साथ मल्टीप्लाइड हो, तो ये जरूरी है हमारे पास कि इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी होनी चाहिए, n होनी चाहिए। तो यहां से हमारे पास लिखेंगे कि फॉर द सिस्टम टू बी कंट्रोलेबल, फॉर द सिस्टम टू बी कंट्रोलेबल क्या होना चाहिए, द रैंक ऑफ मैट्रिक्स V मस्ट बी n। ठीक है, ये रैंक क्या होना चाहिए, n होना चाहिए। और अगर हम बात करें कि V इज n क्रॉस n मैट्रिक्स, then its rank will be n only if determinant of V is not equals to 0. That is, for system to be controllable, क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स V must be a non-singular matrix,
ठीक है, तो अगर हमारा जो ये कंट्रोलेबिलिटी टेस्ट मैट्रिक्स है, अगर इसकी रैंक n हो गई तो सिस्टम हमारा कंट्रोलेबल होगा, सभी स्टेट्स पर इनपुट का कंट्रोल होगा। और इसकी रैंक कैसे चेक करेंगे, तो एट द मोस्ट आपके पास जो मैक्सिमम केसेस में ये जो मैट्रिक्स आएगा वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा, n क्रॉस n का ही स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा। तो अगर n क्रॉस n मैट्रिक्स की रैंक हमें n चाहिए तो ये तभी पॉसिबल है जब वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। मतलब अगर हम इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करें तो डिटर्मिनेंट वैल्यू कितनी आनी चाहिए, वैल्यू हमारे पास 0 नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास ऑब्जर्वेबिलिटी कंट्रोलेबिलिटी के, बस आपको सिर्फ ये मैट्रिक्स मैट्रिसेस याद रखने हैं। कंट्रोलेबिलिटी टेस्ट मैट्रिक्स में क्या था, सी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होल स्क्वायर सी ट्रांसपोज एंड सो ऑन। वहां पर सी के साथ ए ट्रांसपोज का प्रोडक्ट ले रहे थे सी ट्रांसपोज के साथ, यहां पर बी के साथ ए का प्रोडक्ट ले रहे हैं। ठीक है, यहां पर भी ए का पावर बढ़ता जा रहा है, वहां पर ए ट्रांसपोज का पावर बढ़ता जा रहा था। जो यहाँ बी है, बी की जगह पर वहां क्या था, सी था। तो बस ये दो मैट्रिक्स अगर आपने फाइंड कर लिया और देख लिया कि ये मैट्रिक्स हमारे नॉन सिंगुलर है या नहीं, तो आपको पता चल जाएगा कि सिस्टम आपको ऑब्जर्वेबल है या नहीं। ठीक है, चलिए तो कुछ क्वेश्चंस इस पर एक दो कर लेते हैं प्रैक्टिस। मैंने कल आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया था, कर लिया था, उसके लिए स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स फाइंड कर लिया था। गुड, चलो आप ही करके बताओ। गेट का प्रॉब्लम देता हूं मैं एक दो। तो जैसे ही हमारे पास क्वेश्चन था, अ लीनियर सेकंड ऑर्डर सिंगल इनपुट कंटीन्यूअस टाइम सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग सेट ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, मैं पूरा लिख कर नहीं दे रहा हूं आपको क्वेश्चन, सिर्फ आपके पास ये गिवन है कि x1 डॉट की वैल्यू है x1 डॉट ऑफ t इज इक्वल्स टू -2x1t प्लस 4x2 ऑफ t, -2x1t एंड प्लस 4x2 ऑफ t। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास गिवन है x2t इज इक्वल्स टू 2x1t, x2t is equals to 2x1t and minus 4x2t, minus 4x2t और क्या, प्लस u ऑफ t। ठीक है, तो पूछा गया हमसे वेयर x1t एंड x2t आर द स्टेट वेरिएबल्स एंड ut इज द कंट्रोल वेरिएबल दैट इज इनपुट। ये आपको पता है, मैं लिख नहीं रहा हूं। तो पूछा गया द सिस्टम इज, पूछा गया आपसे द सिस्टम इज, द सिस्टम इज, चार ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन ए इज कंट्रोलेबल एंड स्टेबल, कंट्रोलेबल एंड स्टेबल। ऑप्शन ए है ये आपका। ऑप्शन बी गिवन है आपके पास, दैट इज, इसी के चार होंगे, कंट्रोलेबल, अनस्टेबल, अंडर कंट्रोलेबल, अनस्टेबल। ये लिखा हुआ है अनकंट्रोलेबल। ठीक है, मैंने कोई भी ऑप्शन कहीं भी ले लिया, अनकंट्रोलेबल एंड स्टेबल। सी ऑप्शन इज कंट्रोलेबल, अनस्टेबल। और डी ऑप्शन गिवन है आपके पास अनकंट्रोलेबल, अनस्टेबल। बताइए क्या रिजल्ट आएगा। जल्दी सॉल्व करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर दीजिए, अगले क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर दूंगा। जल्दी से सॉल्व करेंगे, बताएंगे क्या रिजल्ट आ रहा है। गेट का प्रॉब्लम है, पहली बार में सही बनेगा तो अच्छा लगेगा, मिस्टेक होगी तो फिर समझिएगा कि प्रिपरेशन में सुधार की गुंजाइश बहुत बची हुई है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो बन ही जाना चाहिए मुझे लगता है आपसे। मतलब आपको डेली एटलीस्ट अभी से, अब जैसे ही हमारे दो सब्जेक्ट जब कंप्लीट हो जाएंगे तो इसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता बाकी आप क्या कर रहे हैं, आपने किस दिन क्या पढ़ा नया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि डेली आप एटलीस्ट 30 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। यानी क्वेश्चंस देखने से एक ही सब्जेक्ट के भले आप क्वेश्चंस करते रहिए, लेकिन जितनी ज्यादा बार आप क्वेश्चंस करेंगे आपको पता नहीं है कि आपके हिडन फॉर्म में वो ब्रेन में क्या चीजें डेवलप हो रही है। मतलब कॉन्सेप्ट समझना और क्वेश्चन सॉल्व करना दो अलग अलग बहुत डिफरेंट चीजें।
आपको डेली की आदत डालनी पड़ेगी, कम से कम 30-40 क्वेश्चंस डेली अभी से आपको करना है। आगे 6-7 महीने 6 महीने का टाइम बचा हुआ आपके पास, देखेंगे तो आप इतने क्वेश्चन सॉल्व करके एग्जाम में बैठे होंगे कि गलतियों के चांसेस अपने आप कम हो चुके होंगे। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी बन जाएंगे जिसके पूरा कॉन्सेप्ट नहीं पता तो भी आप ऑप्शंस को देखकर समझ जाएंगे फिर प्रैक्टिस में अगर आप हैं तो इसमें से कौन से ऑप्शंस नहीं हो सकते। चलिए, तो यहाँ पर मनमोहन का आंसर आ गया है कंट्रोलेबल। स्टेबिलिटी बता दीजिए, स्टेबिलिटी बता दीजिए। पहले पन्ने पर हमने अभी स्टेबिलिटी की ही डिस्कशन किया था। ये फर्स्ट जो हमारे पास है, क्या देखा हमने कि जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं वो हमें क्या देते हैं, आइजन वैल्यूज देते हैं और क्लोज लूप पोल्स भी देते हैं। तो अगर हमारे पास इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, हम चाहते हैं कि सिस्टम स्टेबल हो तो क्या होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के सारे रूट्स हमारे लेफ्ट हाफ ऑफ द प्लेन लाई करने चाहिए, मतलब सभी आइजन वैल्यूज हमें नेगेटिव रियल पार्ट के होने चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल आपने सॉल्व आप कर लेंगे। अब इसके बाद चलिए मैं इसको तब तक सॉल्व करना शुरू करता हूँ, आप आंसर बता दीजिएगा अपना। तो यहां पर अगर हम मैट्रिसेस डिफाइन कर दे तो हमारे पास मैट्रिक्स ए क्या दिख रहा है हमें, -2 4 और 2 एंड -4। ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है। आप क्या लिखते हैं, ए एक्स प्लस बी यू। ठीक है, तो ए एक्स मैट्रिक्स तो हमें पता है x1 x2 होता है। बी मैट्रिक्स में हमें क्या क्या वैल्यूज दिख रही है, जो मैट्रिक्स बी है हमारे पास वो मैट्रिक्स क्या है, तो x1 में u का टर्म नहीं दिख रहा, मतलब b के केस में x1 वाले पार्ट्स में वैल्यू 0 है और x2 में हमारे पास वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, b की वैल्यू है हमारे पास 0 एंड 1। तो हमें कंट्रोलेबिलिटी टेस्ट मैट्रिक्स जो चाहिए, ये हमें दिख रहा है कि 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, n की वैल्यू 2 है। तो कंट्रोलेबिलिटी टेस्ट मैट्रिक्स, कंट्रोलेबिलिटी टेस्ट मैट्रिक्स हमने अगर b से डिफाइन किया था, तो अभी अभी हमने इसकी वैल्यू लिखी थी b। ऐसा हमें कहां तक लेना था, b a b a स्क्वायर b, ऐसा हमें a टू द पावर n माइनस 1 तक लेना था। अब अगर n की वैल्यू 2 है तो n माइनस 1 हमारे पास 1 है, मतलब हमें सिर्फ क्या लेना है, b और ab का कॉम्बिनेशन हमें लेना है, वही हमारा स्टेट अपना कंट्रोलेबिलिटी टेस्ट मैट्रिक्स होगा। तो अगर आप a इंटू बी देख लें, क्योंकि b मैट्रिक्स तो आपको पता ही है, अगर आप a इंटू बी मैट्रिक्स देख लें तो ab क्या होगा, इसको इसके साथ जब प्रोडक्ट करेंगे तो कैसा रिजल्ट आएगा, पहली बार में -2 इंटू 0 दैट इज 0 प्लस 4 इंटू 1, मतलब आपके पास वैल्यू मिली 4। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप इस सेकंड रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 2 इंटू 0 इज 0 एंड -4 इंटू 1 इज -4। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू मिली, ए बी की वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो आपके पास मैट्रिक्स बी कैसा बन गया, वी मैट्रिक्स बन गया बी की वैल्यू थी 0 एंड 1 और ये हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई कितनी, 4 एंड -4। तो ये हमारे पास कंट्रोलेबिलिटी टेस्ट मैट्रिक्स हमें मिल गया। अब अगर हम इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू देखें, डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 -4 मतलब वैल्यू आ गई -4 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो अगर हमारे कंट्रोलेबिलिटी टेस्ट मैट्रिक्स की वैल्यू 0 नहीं आई, मतलब आप कहेंगे देयरफॉर रैंक ऑफ v इज इक्वल्स टू n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2, तो हम कह देंगे कि इसकी रैंक 2 है, क्योंकि ये हमें दिख रहा है कि एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है और n इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, मतलब इसकी रैंक जो मैक्सिमम नॉन जीरो रोज हैं वो 2 के बराबर होंगे, तो रैंक की वैल्यू 2 आएगी। तो इसलिए हमारे पास हम कहेंगे कि सिस्टम कैसा है हमारा, सिस्टम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल्स, देयरफॉर सिस्टम इज कंट्रोलेबल। ये कंट्रोलेबल पता चल गया। नेक्स्ट अगर हमें देखना है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स, तो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स ए था, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए गिवन था दैट इज -2 4 -4 एंड 2। तो इसके लिए हमने डिफाइन किया SI माइनस ए मैट्रिक्स। पहले अगर हम, क्योंकि हमें SI माइनस ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू से हमें क्या मिलेगी, आइजन वैल्यूज मिलेंगे। तो SI माइनस ए क्या होगा, 2 क्रॉस 2 में S इंटू आई आपने डिफाइन किया, तो ये S0 0 और S, ये है आपका S इंटू आई। माइनस ए की जगह पर था आपके पास -2 4 एंड -4 2। तो यहां से हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, दैट इज S माइनस 2। ठीक है, S माइनस 2, ये हो गई वैल्यू -4, ये वैल्यू हो गई +4 और ये वैल्यू फिर से कितनी है, S माइनस 2। तो अगर हम इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करेंगे, देयरफॉर डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ SI माइनस ए इज इक्वल्स टू S माइनस 2 का होल स्क्वायर और -4 इंटू 4, तो ये माइनस और माइनस साइन क्या हो जाएगा, प्लस। और इसको अगर हम इक्वेट कर दें 0 से, तो हम कहेंगे कि ये हमारी क्या बन गई, ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गई। तो यहां से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपने सिस्टम के लिए फाइंड कर लिया, क्या रिजल्ट है, S स्क्वायर माइनस 4S प्लस 4 प्लस 16 इक्वल्स टू 0, या हम कह सकते हैं S स्क्वायर माइनस 4S प्लस 20 इक्वल्स टू 0।
इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर लिए, एस की वैल्यू क्या आ गई, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो ये जो रिजल्ट है हमारे पास, ये हमारे पास वैल्यू कितनी है, +2 और प्लस माइनस ये 16 माइनस 80 इज 64। ठीक है, 64 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वैल्यू आएगी 8 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास जो दो रूट्स हमें मिल रहे हैं सिस्टम के लिए, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के दो रूट्स, ये हमारे पास वैल्यू है ये डिवाइडेड बाई 2, बस इसी में, इसमें हम ऑलरेडी डिवाइड कर चुके हैं। तो हमारे पास ये है 2 प्लस माइनस 4, दैट इज हमारे पास एक वैल्यू कितनी है, एक वैल्यू -2 है और एक वैल्यू कितनी है, 6 है। एक वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 माइनस 4 दैट इज -2 एंड 2 प्लस 4 सेकंड वैल्यू 6। तो हमारे पास दो आइजन वैल्यूज आए, एक आइजन वैल्यू जैसे ही पॉजिटिव आ गया मतलब हम कहेंगे एक पोल हमारा राइट हाफ में है, तो हमारे पास सिस्टम कैसे आ जाएगा, देयरफॉर एज वन आइजन वैल्यू has positive real part, system is unstable। सिस्टम कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। ठीक है, ये आ गया था अनस्टेबल, गुड, वेरी गुड सर। इमेजिनरी रूट्स, ओके गुड। यहां पर क्या रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास, इमेजिनरी रूट्स हैं, 16 माइनस 80 दैट इज प्लस माइनस 8j, सो इट इज 2 प्लस माइनस j4। सही लिखा हमने। ये जो मैट्रिक्स था क्या था हमारे पास, 2, ओके इट इज 2 माइनस 4। देखिए यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या है, -2 4 है और ये -2, ये हमारे पास क्या है, ए मैट्रिक्स हमारे पास जो था -2 4 2 एंड -4, -2 4 2 एंड -4, ये हमारा मैट्रिक्स गिवन था। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो हमारे पास ये -2 4, ये वैल्यू हमारे पास 2 एंड -4, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये s-2 और ये -4 सही है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा और ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, s+4 आ जाएगी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप अगर देख लें, ठीक है, चेंज देख लेते हैं हम, क्वेश्चन हो सकता है हमारे पास कुछ अलग आ जाए रिजल्ट, तो ये गलती हो गई हमसे, तो इसको हम थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। s-2 s+4 क्या रिजल्ट आ जाएगा, s² प्लस 2s माइनस 8। ठीक लिखा हमने, s² प्लस 4s माइनस 2s, मतलब हमारे पास +2s है और -8 है। ठीक है, और ये माइनस माइनस +8 है, तो यहाँ पर -8 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी स्टेट, ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, -8 इज इक्वल्स टू 0। तो ओवरऑल हमारे पास रिजल्ट है s² प्लस 2s माइनस 16 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से s की वैल्यू आ गई हमारे पास -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस माइनस प्लस 4ac और डिवाइडेड बाई 2a। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, दैट इज -1 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हमारे पास कितना है, 68 है, 64 प्लस 4 दैट इज 68, तो 68 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से आपको फिर से दिख रहा है कि ये जो हमारे पास 68 का रूट आएगा वो 6 से कुछ बड़ी वैल्यू आएगी। तो एक बार जब हम -1 में 6 ऐड करेंगे तो हमें पॉजिटिव नंबर मिलेगा। ठीक है, एक बार जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक नेगेटिव मिलेगा, एक पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट आया, मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू हमारी नियरली इक्वल्स टू हम 6 मान लेते हैं, तो हमारे पास ये नियरली जो रूट्स हैं वो -1 प्लस 6/2 मतलब -1 प्लस 3 करेंगे, या हम चेक ही कर लेते हैं, हमारे पास अब कैलकुलेटर भी मिल गया है मुझे। तो 68 का स्क्वायर रूट, ये रिजल्ट आ गया हमारे पास 8.24, सो इट इज 8.24 और डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, तो वैल्यू आ गई हमारे पास 4.12। तो -1 प्लस 4.12 करेंगे तो हमें 3.12 पर एक रूट मिलेगा, और -1 माइनस करेंगे 4.12 तो हमारे पास -5.12 पर एक रूट मिलेगा। तो हमें दिख रहा है कि एक हमारा आइजन वैल्यू जो पॉजिटिव है, मतलब एक पोल राइट हाफ में है, और इसलिए सिस्टम कैसा हमारा अनस्टेबल है। ठीक है, s+2 होगा ना सर, यस, ये भी हमारे पास s+2 आ गया, फिर से चेंज हो गया, ये हमारे पास s+2 होगा, बिल्कुल सही है। तो क्या आ जाएगा, s² प्लस ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 6s और प्लस ये वैल्यू है 8, si माइनस a,
ये s+2 हो गया और ये हमारे पास s+4 हो गया। ये -2 - 4 ही है ना, -2 -4 +4 +2, ठीक है, ये हमने लिया है -2 -4 +4 +2, ठीक है। तो ये हमारे पास si माइनस ए किया हमने, तो s माइनस माइनस +2 हो गया, ये -4 हो गया, ये हमारे पास -2 है और ये हमारे पास फिर से वैल्यू कितनी है, s+4 है। तो हमारे पास ये जो रिजल्ट आया इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू आ गई हमारे पास s² + 6s + 8 और ये वैल्यू आ गई -8। एक बार फिर से चेक करो। चेक कीजिए जरा इक्वेशन को एक बार। s+2 -4 -2 एंड s+4, तो इट इज s² + 6s + 8 और -4, ये भी हमारे पास 8, मतलब ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ये हमारे पास वैल्यू आ गई 0। तो हमारे पास s² + 6s = 0। कहां पर मिस्टेक हो रही है, जो क्वेश्चन लिखा हमने -2, एक बार मैं चेक भी कर लेता हूं। -2 + 4 + 2, ओके, ये हमारे पास -4 गिवन नहीं है, ये हमारे पास क्या है, सिर्फ ये माइनस है, मतलब ये जो हमारे पास वैल्यू है ये हमें गिवन है -1, ठीक है। इसे कोई देख लेते हैं हमारे पास क्या चेंजेस आएंगे। तो अब अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो b तो हमारे पास सेम है 0 1, ये अगर आप a इंटू बी मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इंटू 0 इज 0 एंड 4 इंटू 1 इज 4, तो ये वैल्यू करेक्ट है। ये -2 इंटू 0 इज 0 और -1 इंटू 1, तो ये वैल्यू हमारी -1 है। अब ये हमारे पास वैल्यू 1 है। अभी भी अगर हम देखेंगे तो क्योंकि ये फैक्टर 0 से ही मल्टीप्लाई हो रहा था तो डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये -2 4 2 और -1 है, -2 4 2 और ये है हमारे पास -1, तो यहाँ पर वैल्यू है हमारे पास s+1 और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये जो वैल्यू आ जाएगी ये s² + 3s + 2 और -8 आ जाएगी। मतलब यहाँ पर हमारे पास जो फाइनल मिलेगा वो s² + 3s और -6 मिलेगा। अब इसके करेस्पॉन्डिंग जो रूट्स हैं वो -b ± √b² -4ac में ये -6 और ये मिलकर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, b² -4ac, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। तो अब यहाँ से हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी ये -1.5 प्लस माइनस ये √23 है। अब अगर आप √23 की वैल्यू देख लें डिवाइडेड बाई 2 की, तो √23 एंड डिवाइडेड बाई 2 इट इज 2.39, ये हमें वैल्यू मिल रही है 2.39। तो यहाँ से जो दो रूट्स हमें मिल रहे हैं दैट इज -2.39, ये अगर प्लस कर दें हम तो -1.5, एक रूट की वैल्यू मिल रही है +0.89 और दूसरा रूट हमें मिल जाएगा 2.39 एंड +1.5, ये हमें वैल्यू मिल जाएगी -3.89, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से हमें दिख रहा है कि एक हमारे पास पॉजिटिव रियल पार्ट का रूट है, इसलिए सिस्टम हमारा कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। s = 6 आ रहा नहीं सुधीर, तो क्वेश्चन में मिसप्रिंट था, मतलब मिस्टेक की थी मैंने क्वेश्चन लिखने में ही, तो वहां से इसको हमने करेक्ट कर दिया, तो उसके अकॉर्डिंग ये रिजल्ट आया, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन है जैसी कोई बात नहीं है, हमने क्वेश्चन की वैल्यू चेंज कर दी थी तो हमारा आंसर उस टाइप से आ रहा था, अदरवाइज प्रोसेस तो आपने देखा वही सिंपल प्रोसेस हमने यूज किया। क्लियर है, कोई डाउट बता देंगे। स्टेबिलिटी चेक की आइजन वैल्यूज फाइंड करके और इसके पहले हमने कंट्रोलेबिलिटी चेक की, ठीक है। अब जैसे अगर हमारे पास क्वेश्चन है a linear time invariant system described by this, the system is completely controllable, observable, एक ये भी चेक कर लेना, ये भी आपकी गेट का ही प्रॉब्लम दिख रहा है, नेक्स्ट प्रॉब्लम ही फिर से है, x1 डॉट x2 डॉट वैल्यूज गिवन है आपके पास, दैट इज इक्वल्स टू -1 0 0 एंड -2, -1 0 0 एंड -2, और इसके साथ मल्टीप्लाइड है x1 x2,
x1 x2 प्लस 0 1 u 0 1 u। इसके लिए बताना है हमें, और ये भी बता दिया गया कि आउटपुट y की वैल्यू 1 2 x1 x2 के बराबर है, 1 2 x1 x2। ठीक है, तो चेक करना है इसको। इसमें आपको ऑप्शन है आपके पास, सिस्टम इज कंप्लीटली कंट्रोलेबल, नॉट कंप्लीटली कंट्रोलेबल, सिस्टम इज कंप्लीटली ऑब्जर्वेबल, नॉट ऑब्जर्वेबल। सिस्टम इज कंप्लीटली कंट्रोलेबल, बी ऑप्शन नॉट कंप्लीटली कंट्रोलेबल, सी ऑप्शन कंप्लीटली ऑब्जर्वेबल। ये मैं करूंगा नहीं, आप ही को करना है ये तो, क्योंकि आप कर ही लेंगे, और नॉट कंप्लीटली ऑब्जर्वेबल। ठीक है, तो चेक कर लीजिएगा कि ऑब्जर्वेबल है या नहीं और कंट्रोलेबल है या नहीं, दोनों मैट्रिसेस बना लीजिएगा। तो मैट्रिक्स बस बनाने के लिए क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, और इसमें क्या किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे एक ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। देखिए, जैसे आपके पास गिवन है सर्टेन लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम हैविंग द स्टेट एंड द आउटपुट इक्वेशंस गिवन एज। ये आपके पास फिर से स्टेट और आउटपुट इक्वेशंस गिवन है, दैट इज x1 डॉट x2 डॉट x1 डॉट x2 डॉट इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास गिवन है 1 -1 0 एंड 1, 1 -1 0 एंड 1, और 0 1 u है, ये x1 x2 रहेगा ही। इसके साथ हमारे पास ये b वेक्टर गिवन है 0 1, और आउटपुट इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल्स टू 1 1 इंटू x1 x2 x1 x2। अब यहां पर हमें जो कंडीशंस गिवन है, ये बताया गया कि x1 ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1, x2 ऑफ 0 इज इक्वल्स टू -1, और इनपुट की वैल्यू भी आपको 0 टाइम पर बता दी गई, u ऑफ 0 इज 0। तो पूछा गया आपसे देन dy by dt at t is equals to 0 is, dy by dt at t is equals to 0 is। चार ऑप्शंस भी आपके पास, ऑप्शन ए इज 1, बी इज -1, सी इज 0 एंड डी इज नन। सर एसएफजी वाला, बिल्कुल एसएफजी वाला। देखिए, वहां पर भी आपको कुछ अलग चीजें नहीं करनी, जैसे ब्लॉक डायग्राम आपने बनाया और वहां पर आपने स्टेट वेरिएबल्स डिफाइन किए। एसएफजी में मेनली आप करते हुए पहले भी कैसे करते थे, मैंने आपको बताया था जब हम एसएफजी कर रहे थे, कि वहां पर आपके पास तीन टाइप के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। एक प्रॉब्लम डायरेक्ट एसएफजी बना हुआ आ जाए, दूसरा प्रॉब्लम ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है उसको एसएफजी में आप कन्वर्ट करें, ये दोनों ही आपको आते हैं। और तीसरा हमने कहा था कि अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लिख कर दी है, अगर आपको याद हो मैंने जो पहला क्वेश्चन ही आपको एसएफजी में करवाया था, वो मैंने आपको ऐसा करवाया था कि x2 इज इक्वल्स टू 3x1 प्लस इनपुट r ऑफ t। इस टाइप से ये हमारे पास, मतलब ये हमारे पास नोड्स की वैल्यू, क्योंकि एसएफजी में जितने भी नोड्स होते हैं वो क्या बताते हैं, हमने पहले भी कहा था कि वो एक सिस्टम वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं, और उसकी वैल्यू जितने भी इनकमिंग सिग्नल्स होते हैं उन सभी के अलजेब्रिक सम के बराबर होती है। तो स्टेट स्पेस में भी यही आप कर रहे हैं, स्टेट स्पेस में भी आपके जो x1 x2 है वो क्या स्टेट वेरिएबल्स ही हैं। तो हर नोड के बाद आपको क्या करना है, वहां पर सभी नोड्स को स्टेट वेरिएबल लेना है और उस नोड की वैल्यू फाइंड करनी है जो भी हमारे पास एसएफजी के डायग्राम्स में कनेक्टेड कनेक्शंस होंगे उसके अकॉर्डिंग। तो बिल्कुल आप उसको कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने ले लिया है और आज मैं यहीं पर इसको छोड़ भी रहा हूँ इस क्लास को। तो आप आज के बाद सारे स्टेट स्पेस के क्वेश्चंस कीजिएगा, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे, क्योंकि कल से हमें क्वेश्चंस ही देखने, बस आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। कल से पोलर प्लॉट के कुछ क्वेश्चंस में अगर आपको डाउट होगा, या आपके जो भी आपने राउट सर्विस किए, या फिर नाइक्वेस्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं, बोर्डर के जो भी क्वेश्चंस हैं, तो ये सभी कल से हम क्वेश्चंस ही करेंगे। आज मैं आपको छोड़ रहा हूँ और इसके बाद जाकर के आप स्टेट स्पेस के भी सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। सभी क्वेश्चंस आपसे बनने चाहिए, जो भी क्वेश्चंस बच जाएंगे, जो भी नहीं बनेंगे, उसको हम कल से क्लास में देखना शुरू करेंगे। तो जैसे इस केस में हमारे पास गिवन है, थोड़ा सा अलग हमें दिखा क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया, सबसे पहले तो आपको देखना है, पूछा गया हमसे dy by dt at t इक्वल्स टू 0 कैसे मिलेगा। अगर हमारे पास आउटपुट yt होगा तब हम उसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे और तब हमें dy by dt मिलेगा। यहां से हमें आउटपुट की वैल्यू क्या दिख रही है, सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हमें क्या निकालना है, वो हमें कैसे मिलेगा, उसके लिए हमें क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे यहां से, तो हम कह सकते थे कि y की वैल्यू किसके बराबर है,
y इज इक्वल्स टू 1x1 प्लस 1x2, मतलब y की वैल्यू हमारी x1 प्लस x2 के बराबर है। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें अगर dy बाई dt पूछा गया, तो अगर हमसे dy बाई dt की वैल्यू पूछी गई, मतलब ये dx1 बाई dt और प्लस dx2 बाई dt से मिलेगा, क्योंकि लीनियर ऑपरेटर है तो हमने डिफरेंशिएशन को दोनों के साथ सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब अगर हमें इसकी वैल्यू चाहिए t इज इक्वल्स टू 0 पर, तो हमें इन दोनों की भी वैल्यू कहां पर चाहिए, t इज इक्वल्स टू 0 पर। अगर हम इसमें चाहते हैं कि हम dy बाई dt की वैल्यू कहां पर फाइंड करें, t इज इक्वल्स टू 0 पर, तो हम क्या करेंगे, dx1 बाई dt फाइंड करेंगे, उसकी वैल्यू देखेंगे t इज इक्वल्स टू 0 पर कितनी है, dx2 बाई dt फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यू भी देखेंगे t इज इक्वल्स टू 0 पर कितनी, ठीक है। इस dx1 बाई dt को ही आप x1 डॉट कहते हैं, यही क्या है आपका dx1 बाई dt, इसी को आप x1 डॉट कहते हैं, dx2 बाई dt इसी को आप क्या कहते हैं, x2 डॉट कहते हैं। मतलब आपको जो वैल्यूज चाहिए वो क्या क्या चाहिए, यहां से आपको वैल्यूज चाहिए x1 डॉट की वैल्यू एट 0 एंड x2 डॉट वैल्यू एट 0। तो इस चीज को फाइंड करने के लिए आप जो भी मेथड लगाना चाहें वो आप मेथड लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर आपको देख लें कि x1 डॉट की वैल्यू डायरेक्टली ही आपको गिवन है, इट इज व्हाट, इट इज 1 इंटू x1 माइनस x2। यहाँ पर आप क्या क्या चीजें, क्या क्या कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते थे। तो अगर आप देखते हैं ये चीज आपको पहले, सबसे पहले क्या करना था, इस क्वेश्चन में ये चीज समझ जानी थी कि हमें फाइंड क्या करने के लिए पूछा गया, dy t बाई dt एट t इज इक्वल्स टू 0, मतलब हमें ये चीज कैसे मिलेगी। तो हमें x1 डॉट की वैल्यू चाहिए t इज इक्वल्स टू 0 पर, और x2 डॉट की वैल्यू भी चाहिए t इज इक्वल्स टू 0 पर। तो क्या रिजल्ट हो जाएगा अगर आप यहां से देखते तो एक मेथड हम ये ले सकते थे कि हम कहते x1 डॉट की वैल्यू किसके बराबर है, x1 डॉट इज इक्वल्स टू 1x1 माइनस x2, ठीक है। x1 माइनस x2 के बराबर, और u का कोई टर्म इसमें नहीं। और x2 डॉट की वैल्यू किसके बराबर है, तो x2 डॉट की वैल्यू हमारी बराबर है 0 इंटू x1 प्लस 1 इंटू x2 एंड प्लस u के बराबर है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से x1 ऑफ 0 देखेंगे, x1 डॉट ऑफ 0 की वैल्यू अगर हम देखें, तो x1 डॉट ऑफ 0 कितना होगा, यहाँ इन दोनों में भी t इज इक्वल्स टू 0 पुट कर दीजिए, तो ये वैल्यू हमारी होगी x1 ऑफ 0 माइनस x2 ऑफ 0 के बराबर। और ये कंडीशन आपको बता दी गई है कि x1 ऑफ 0 की वैल्यू 1 है और x2 ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, -1 है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ये वैल्यू हमने सही लिखी है नहीं। x1 of 0 is 1 and x2 of 0 is again -1 is -1। देखिए मुझे जैसा लग रहा है शायद इसमें क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है, ठीक है, जहां से मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। फिर भी चेक कर लेते हैं, और हम जो आंसर निकालेंगे वो हम इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, ठीक है। जो हम आंसर निकालेंगे गेट का क्वेश्चन होगा, हो सकता है कि इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू कुछ अलग गिवन हो, लेकिन हम जो आंसर निकालेंगे हम इस वैल्यू के ही अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ गई x1 ऑफ 0 की वैल्यू है 1, माइनस ऑफ -1 करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। 1 माइनस ऑफ -1 से हमें x1 ऑफ 0 इसकी वैल्यू पता चल गई कितनी है, ये वैल्यू हमें पता चल गई 2 है। और यहां से देखते तो x2 ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ जाती, x2 डॉट ऑफ 0, इसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास x2 ऑफ 0 एंड प्लस u ऑफ 0। x2 ऑफ 0 की वैल्यू हमारे पास गिवन है -1 एंड प्लस u ऑफ 0 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0 है। मतलब ये रिजल्ट कितना आ गया, -1 आ गया। तो अब अगर आप यहाँ पर दोनों वैल्यूज लिख दें तो इसलिए हमारे पास dy बाई dt की वैल्यू क्या आ जाएगी dy बाई dt एट t इज इक्वल्स टू 0, ये वैल्यू हमें मिल गई x1 ऑफ 0 इज 2 एंड प्लस x2 ऑफ 0 इज -1। सो 2 -1 से हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ये ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अब इसी में हम और कैसे कर सकते थे, तो अगर हम मान लीजिए कि आउटपुट y फाइंड करना चाहते हैं, उसके लिए हमें x1 x2 की वैल्यू चाहिए। x1 x2 कैसे मिलेगा, अगर हमें स्टेट इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाता है x, तो जो हमने बात की थी कि x जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा, ये अगर हम देखें कि हमारे पास जो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स होता है, हम ये जानते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो हमारे पास इक्वेशन है जब हम लेते हैं उसमें दो पार्ट, तो दो पार्ट में एक जहां पर लेते हैं हम कौन सी, ये हमें दिख रहा है कि ax प्लस bu के फॉर्म की इक्वेशन है, मतलब ये नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है, ठीक है। तो उसमें आपको पूरा सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा उसके केस में। वैसे आप ये जानते हैं कि जब हम स्टेट, अगर होमोजेनियस स्टेट इक्वेशन का सॉल्यूशन लेते हैं, यहाँ पर u ऑफ 0, जहां पर आपसे dy बाई dt की वैल्यू पूछी गई, वहां पर आपके क्योंकि u की वैल्यू 0 है, तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि जहां पर आपको आउटपुट की वैल्यू पूछी जा रही है तब तक आप होमोजेनियस इक्वेशन को फॉलो कर सकते हैं।
तो उस केस में आप स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स को भी लेकर के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सोच सकते थे, लेकिन ये बेसिक अप्रोच आपको यही चीज फॉलो करनी चाहिए इस पर्टिकुलर केस में। अगर होमोजीनियस इक्वेशंस होती हैं तो वहां पर आप कैसे कर सकते हैं, हमारे पास जो स्टेट इक्वेशन का सॉल्यूशन है होमोजीनियस इक्वेशंस के लिए, फॉर होमोजीनियस स्टेट इक्वेशन दैट इज x डॉट इक्वल्स टू ax, स्मॉल x के फॉर्म में दिया हुआ है तो हम यहां पर स्मॉल x ही ले लेते हैं, ax। हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन था वो सॉल्यूशन क्या था, x ऑफ t इज इक्वल्स टू, या x इक्वल्स टू क्या लिखा था आपने, हमने लिख दिया यहां पर x ऑफ t इज इक्वल्स टू पाई ऑफ t इंटू एक्स ऑफ जीरो, ये हमारा सॉल्यूशन था, ठीक है। तो ये x ऑफ t है, मतलब हम x1 x2 की बात कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू कैसे मिलेगा हमें, जो भी हमारे पास फाई टी आएगा, अगर ये हमारा दो स्टेट वेरिएबल्स है तो फाई टी आपका कैसा आएगा, यहां पर मान लीजिए हमने इसको नाम दे दिया phi11 phi12 phi21 एंड phi22 इनटू ये हमारे पास x1 ऑफ 0 और ये हमारे पास x2 ऑफ 0, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिल जाएगी वैल्यूज, हमें x1 x2 की वैल्यूज मिल जाएंगी, और अगर x1 x2 मिल गया तो उसको डिफरेंशिएट करने के बाद हमें dx1 by dt और dx2 by dt मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप ये अपना स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स फाइंड करते तो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स हमें कैसे मिलता है, फाई ऑफ t इज इक्वल्स टू लैप्लास इनवर्स ऑफ si माइनस a का इनवर्स। si माइनस a मैट्रिक्स कितना है, si हो जाएगा हमारे पास s0 0 s माइनस a मैट्रिक्स हमारे पास जो यहाँ पर दिख रहा है हमें, that is 1 minus 1 0 and 1, it is 1 minus 1 0 and 1। तो ये हमारे पास si माइनस a की वैल्यू कितनी आ गई, s माइनस 1, इट इज प्लस 1, ये हमारे पास 0 है, और 0 माइनस 1 से ये हमारे पास वैल्यू है s माइनस 1, ठीक है। 1 माइनस 1 0 एंड 1, ठीक है। तो ये हमारे पास si माइनस a आ गया। अब इसका इनवर्स कैसे निकलेगा, तो आपने si माइनस a का इनवर्स निकाला, तो इन दोनों की पोजीशंस चेंज करेंगे, इन दोनों का साइन चेंज करेंगे और इसके डिटर्मिनेंट वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। तो पोजीशन चेंज किया, दोनों s माइनस 1 ही थे, कोई फर्क नहीं पड़ा, s माइनस 1 ही रहा, ये 1 इसके साइन चेंज कर दिया, ये 0 इसका साइन चेंज करने को कोई मतलब नहीं है, ये s माइनस 1 ही रहा। और डिवाइड किससे करना, डिटर्मिनेंट वैल्यू से। डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आएगी, s माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 0, मतलब s माइनस 1 का होल स्क्वायर है, मतलब ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन s माइनस 1 0, ये हमारे पास माइनस 1 अपॉन s माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास है 0, और ये 1 अपॉन s माइनस 1, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, ये लैप्लास इनवर्स अभी हमने नहीं लिया, ये हम कह सकते हैं कि हमारा फाई ऑफ s आ गया। अब जब हम इसमें इनवर्स लेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, फाई ऑफ t मिलेगा। तो इसका इनवर्स क्या होगा, यहां से देखकर हम क्या बता सकते थे, फाई t की वैल्यू क्या होगी, फाई t इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास जो रिजल्ट है 1 अपॉन एस माइनस 1 का इनवर्स e टू द पावर एटी, ए की वैल्यू माइनस 1 है, e टू द पावर माइनस एटी लिखते तो यहाँ पर प्लस टी आ गया। ये क्या होगा, हम ये जानते हैं कि अगर हम t इंटू ई टू द पावर माइनस एटी का अगर लैप्लास देखते हैं, अगर जैसे हमारे पास ये s माइनस 1 है, अगर हम कहते हैं कि हम t इंटू ई टू द पावर t का लैप्लास देखेंगे तो क्या वैल्यू होती है, माइनस s इंटू डी बाई डी एस ऑफ, जो हमारे पास e टू द पावर t का लैप्लास होता मतलब 1 अपॉन s माइनस 1। तो ये रिजल्ट क्या होता, माइनस s इंटू, यहां से अगर आप देखते तो आप लिखते इसको s माइनस 1 इंटू 0 माइनस ऑफ s माइनस 1 माइनस ऑफ 1 इंटू एस माइनस 1 का भी 1 ही आ गया और डिवाइडेड बाई s माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको वैल्यू दिख रही है कि ये हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये 0 है, और यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या होती, इट इज माइनस ऑफ नॉट एस, इट इज सिंपली माइनस ऑफ डी बाई डी एस ऑफ, ये हमारे पास वैल्यू होती। तो हमारे पास ये रिजल्ट कितना आ जाता, माइनस और माइनस प्लस 1 अपॉन एस माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सिंपली आपको याद भी रहना चाहिए कि रिजल्ट कितना हमारे पास 1 अपॉन एस माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमारे पास ये जो रिजल्ट आ जाता, डायरेक्टली हम इसका इनवर्स क्या लिख सकते थे, इसका इनवर्स हम लिख सकते थे माइनस ऑफ टी इंटू ई टू द पावर टी, जीरो का इनवर्स 0 ही है और इसका इनवर्स ई टू द पावर टी है। तो ये अगर आपके पास फाई टी आ गया, इसको यहाँ पर पुट कर दीजिए फाई टी की जगह पर,
और आपको x1 x2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो x1 x2 की वैल्यू कितनी है, इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखते तो हम अब लिख सकते थे x1 x2 इज इक्वल्स टू फाई ऑफ टी की वैल्यू हमें जो मिली वो e टू द पावर t माइनस ऑफ t e टू द पावर t 0 और e टू द पावर t, और इनटू क्या है हमारे पास यहाँ पर x1 ऑफ 0 एंड x2 ऑफ 0। इसकी वैल्यू भी हमें बता देगी। x1 ऑफ 0 की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन थी क्वेश्चन में, x1 ऑफ 0 इज 1 एंड x2 ऑफ 0 इज -1। ये वैल्यू 1 गिवन है और ये वैल्यू -1 गिवन है। तो हमारे पास जो यहाँ से x1 और x2 वैल्यूज मिलेंगी वो क्या मिलेंगी, x1 इज इक्वल्स टू e टू द पावर t इंटू 1 दैट इज e टू द पावर t, और ये माइनस और माइनस साइन प्लस t e टू द पावर t। ये हमारा x1 है। और x2 की वैल्यू किसके बराबर है, तो x2 की वैल्यू सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास क्या आता, माइनस ऑफ e टू द पावर t आता। ठीक है, 0 इंटू 1 e टू द पावर t इंटू -1, तो माइनस ऑफ e टू द पावर t आता। अब यहाँ से dx1 बाई dt देख लीजिए, तो dx1 बाई dt की वैल्यू किसके बराबर है, डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये e टू द पावर t ही होगा, और इसका डिफरेंशिएशन एक बार t को कांस्टेंट रखकर इसका डिफरेंशिएशन किया, दूसरी बार e टू द पावर t को कांस्टेंट रखकर t का डिफरेंशिएशन किया। ठीक है, ये हमारे पास dx1 बाई dt आ गया, और यहां से देखेंगे तो dx2 बाई dt क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ e टू द पावर t ही आएगा। अब हमारा जो y हमने फाइंड किया है, हमने पहले लिख लिया है कि जो हमसे वैल्यू पूछी गई है dy बाई dt एट t इक्वल्स टू 0, ये वैल्यू dx1 बाई dt एट t इक्वल्स टू 0 और प्लस dx2 बाई dt एट t इक्वल्स टू 0 से मिलेगी। ठीक है, तो यहां पर हमने दोनों वैल्यूज फाइंड करनी है, दोनों की वैल्यू t इक्वल्स टू 0 पर देख लीजिए, dx1 बाई dt एट t इक्वल्स टू 0, क्या रिजल्ट हो जाएगा, ये 0 पर वैल्यू 1 हो जाएगी, ये वैल्यू 0 जैसे ही पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और ये वैल्यू 1 हो जाएगी, मतलब वैल्यू कितनी है इसकी 2 है। और यहां से देख लेंगे dx2 बाई dt की वैल्यू अगर t इक्वल्स टू 0 पर, तो ये वैल्यू कितनी मिलेगी, -1 मिलेगी। तो फिर से दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें dy बाई dt की वैल्यू मिल रही है dy बाई dt एट t इक्वल्स टू 0, तो ये रिजल्ट हो गया हमारे पास 2 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो प्रीवियस केस में भी इतना ही आंसर था। नॉर्मली हमने कहा कि ये मेथड हम वहां पर यूज कर सकते हैं जब हमारे पास जो स्टेट इक्वेशन गिवन है अगर वो होमोजीनियस गिवन है, यहाँ हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते थे। अगर हमें t इक्वल्स टू 0 पर नहीं पूछा गया होता तो हम ये जो अभी हमने प्रोसेस बात की, ये हम जो सेकंड मेथड लिए हमने वो यूज नहीं कर पाते, क्योंकि इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है y इक्वल्स टू ax प्लस bu का टोटल सॉल्यूशन, उसमें आपको पता है कि ओवरऑल सॉल्यूशन के लिए हमारे पास एक 0 इनपुट रिस्पांस और एक 0 स्टेट रिस्पांस दोनों का ही पार्ट आता है। लेकिन क्योंकि उस पार्ट में u का टर्म होता और हम u इक्वल्स टू जब 0 पुट करते, क्योंकि u ऑफ 0 की वैल्यू 0 गिवन है, तो वो पार्ट हट जाता है, इसलिए हम यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं एक ऑर्डिनरी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन मानकर। वैसे ये आपका बेसिक मेथड था। जब भी आउटपुट के बारे में कुछ पूछा जाए तो आउटपुट इक्वेशन से सबसे पहले देखिए कि आउटपुट की वैल्यू किसके बराबर है, ये पता चल गया x1 प्लस x2 के बराबर है। अब x1 x2 अगर आपको फाइंड करना होता और होमोजीनियस इक्वेशन गिवन होती तो ये हमेशा ये सेकंड मेथड यूज करेंगे। अगर होमोजीनियस इक्वेशन गिवन है तो x1 x2 फाइंड करने के लिए इसी तरह से स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स निकाल लीजिए, phi t आ गया। अब phi t इंटू x ऑफ 0 से आपको क्या मिल जाएगा, x1 x2 की वैल्यू मिल जाएगी। अब उसके बाद जो भी वैल्यू पूछी गई, आउटपुट की डिफरेंशिएशन पूछा गया है या जो भी पूछा गया है, आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यस, आज रात भर स्टेट स्पेस बनाऊंगा, बन जाएगा, वेरी गुड। तो ये होना ही चाहिए, आपको हमेशा ये टारगेट सेट होना चाहिए कि आज रात में क्या करना है, या जब रात में सोते हैं तो मुझे सुबह उठकर क्या करना है, क्योंकि क्लास तो अपनी 3 बजे भी होती है, मतलब 3 बजे तो आजकल कम ही ले पा रहा हूँ मैं, 4 बजे से 5 बजे के बीच में कभी अपनी क्लास रहती है। तो सुबह से क्या करना है, ये सोते टाइम अगर आप सोच करके सोए, ठीक है, आप 8 बजे 9 बजे 10 बजे जितने बजे भी उठते हैं, जितने बजे सोते हैं उस पर डिपेंड करता है आपका उठना। तो अगर आपका पहले से सेट है कि मैं उठूंगा और मैं उठते ही या तो ये टॉपिक रिवाइज करूंगा, मतलब उठने के जस्ट बाद के जो 2-3 घंटे हैं उसमें आप बहुत ज्यादा गेन कर सकते हैं। उस तुरंत जो आपका टाइम है उसको बहुत ज्यादा नहाने इन सब में तुरंत वेस्ट मत कीजिए, या फिर अगर बहुत जल्दी कर पाते हैं 15-20 मिनट में अगर आप बिल्कुल फ्रेश होकर आ सकते हैं तो आ जाइए, हल्का फुल्का जो भी आपको ब्रेकफास्ट करना है वो कर लीजिए। और उसके बाद फिर ये जो तुरंत उठने के बाद का जो टाइम है, क्योंकि आपके माइंड ने बहुत सारा रेस्ट कर लिया है, अभी वो पूरी तरह से फ्रेश है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि वो आपका टाइम पढ़ाई में जाए। ठीक है, तो पहले सोचकर और सोचकर उठो कि हाँ अब ये हमें करना है। ऐसे ही रात का आपने प्लान कर लिया कि स्टेट स्पेस आज करना है कंप्लीट,
तो बहुत अच्छी बात है। और सबसे पहले मैं कहूंगा कि आप लोग अब क्या कर सकते हैं, कुछ वर्गों के क्वेश्चंस कर लीजिए और उसके बाद पीवाईक्यूज पर आ जाइए। जितने भी कंट्रोल सिस्टम के पीवाईक्यूज हैं वो जल्दी से कंप्लीट कीजिए, क्योंकि मैं अभी कंट्रोल करवा रहा हूँ। अभी अगर पीवाईक्यूज आप अपने डाउट्स नहीं पूछेंगे या मैं नहीं बताऊंगा तो फिर ये चीज पेंडिंग रह जाएगी। ठीक है, तो हमें पीवाईक्यूज को अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है, तो चलिए फिर आप लोग कीजिए अभी प्रैक्टिस, और अब आपसे क्वेश्चंस बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। स्टेट स्पेस में इससे ज्यादा की जरूरत आपको नॉर्मली नहीं होगी। जहां पर भी आपको आइजन वेक्टर्स पूछा जाए अगर कभी भी, तो आइजन वेक्टर्स के लिए मैंने क्या कहा, हमेशा ये रिजल्ट यूज करना। ये वाला जो रिजल्ट है हमारे पास, ए एक्स आई इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एक्स आई। जैसे आपके पास जो भी आपके पास ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स पता होगा, एक्स आई आपको पता नहीं होगा, और लेमडा आई आपको पता होगा कि लेमडा आई की वैल्यू 2 है या 3 है। तो यहाँ देखिए कि इन दोनों का प्रोडक्ट 3 इंटू एक्स आई के बराबर कब होगा, एक्स आई हम कैसा लें। तो इस इक्वेशन को बस सेटिस्फाई करवा के देख लीजिएगा, आपको आइजन वेक्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और कल से हम क्वेश्चंस करेंगे। तो कल मैंने आपसे बोल दिया था कि आपको पहले जो टाइम रिस्पॉन्स के क्वेश्चंस हो गए, या राउथ सर्विस के हो गए, रूट लोकस के हो गए, रूट लोकस तक के सारे क्वेश्चंस आपको पीवाईक्यू कर लेने थे। तो कल हमारी जो क्लास होगी, पहले हम रूट लोकस तक के सभी क्वेश्चंस जो भी आपके डाउट्स हैं वर्कबुक के या पीवाईक्यूज के, उनको हम देखेंगे। और उसके बाद फिर 2 क्लास हम रखेंगे जिसमें हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस के क्वेश्चंस करेंगे। और इसके बाद फिर हम अपने नेटवर्क और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आज का सेशन एंड करते हैं। प्रैक्टिस कीजिएगा और बताइएगा क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।